जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी पेपर सॉल्यूशन 2024। जो हमारा पेपर हुआ था 2024 में, उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए, बहुत सारे भाई कमेंट में लिख रहे थे सर प्लीज़ आप पेपर सॉल्यूशन तैयार कराइए। ठीक है, तो हम देखिए 2023 का पेपर फार्माकोलॉजिकल का 2023 का पेपर सॉल्यूशन हम आपको यूट्यूब पे वीडियो पे डाल दिए हैं। ये आपके सामने है 2024 का पेपर। ये किसका है? 2024 का पेपर सॉल्यूशन। इसमें केवल पेपर आपको नहीं दिखाया जाएगा भाई, इसमें कितना सॉल्यूशन के साथ हर एक क्वेश्चन को एकदम से डिटेल में हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें पार्ट ए देखा जाए टोटल ये तो समझते हैं पार्ट 2 का टोटल 3 होते हैं। पार्ट ए हो गए, पार्ट बी और पार्ट सी होते हैं। ठीक है, तो आज हम फार्माकोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन 2024 को एकदम देखने वाले हैं। और आपसे बता देते हैं, आप कुछ भी साल भर नहीं पढ़े, टेंशन मतलब घूमिए फिरिए नात बात मतलब घूम एकदम से मस्त, किसी के साथ घूमिए, बीएफ जीएफ किसी के साथ घूमिए, कोई टेंशन नहीं। लास्ट में केवल आप डिप्लोमा कोर्स ज़्यादा नहीं, केवल 2 महीना से 1 महीना आप कॉन्सनट्रेट होकर पढ़ देंगे तो 70 प्लस आपका नंबर रखा हुआ है। ठीक है, 70 प्लस परसेंटेज में रखा हुआ है, ऐसा नहीं 70 प्लस 70% ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, देखा जाए तो इसमें हम देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। मान लेते केवल 2 चीज़ पढ़ना है। एक आप 2 साल का पेपर सॉल्यूशन देख लिए, एक हमारे द्वारा बनाया गया सुपर 25 क्वेश्चन है। क्या सुपर 25 क्वेश्चन है? सुपर 25 क्वेश्चन में उन्हें कंसीडर किया गया है जो कम से कम क्या होगा 3 साल या 4 साल के पेपर को एनालिसिस के द्वारा बनाया गया सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर। इसका आंसर भी उपलब्ध है। ठीक है, क्वेश्चन विथ आंसर। इसमें क्या किया गया है आपको बता देते हैं। इसमें टोटल 10 आपके क्या हो गए लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नहीं 14 हैं। ठीक है, 10 नहीं, ये टोटल 14 कर दो भाई। ठीक है, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 14 या 10 ये है। और तुम्हारे पास क्या होगा 10 आपके लॉन्ग यानी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके 30 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इसमें इंक्लूड है। ये आप पेपर सॉल्यूशन देख लीजिए 1-2 साल का, इससे आइडिया मिल जाएगा कितने नंबर में क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सुपर 25 क्वेश्चन ले लीजिए, ये ही सेम टू सेम आपका फंस जाएगा इसी में पेपर, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और नहीं विश्वास होता तो किसी भी स्टेट में किसी भी बंदे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ज़रूर आपको बता देगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड ईयर का। हम देखते हैं पेपर सॉल्यूशन 2024 और आपको बता देते हैं भाई ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। प्रेजेंट टाइम में हमारे इस मोबाइल में स्टोरेज डाटा टोटल 25 GB है। और ये वीडियो कम से कम 1 से लेकर 1.5 घंटा से ऊपर भी रह सकता, बट 1 घंटा से तो ऊपर जाएगा कंफर्म है। मगर इसमें हम क्या करेंगे लास्ट में थोड़ा सा तेज से चलेंगे। ठीक है, मगर हर एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करके ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सामने फार्माकोलॉजी के बारे में। तो पहले पेपर के बारे में हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। तो इसमें दे रखा फार्माकोलॉजी, देखिए यहाँ से आपको अपना रोल नंबर लिख रहा है तो टीचर साइन कर देगा। कोड यहाँ से आप दे सकते हैं। मैक्सिमम मार्क टोटल 80 नंबर होता है। ठीक है, और कितने घंटे 3 घंटे के अंदर इसे ख़त्म करना रहता है। अटेम ऑल क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। स्टैंड टू एडवाइस टू स्पेसिफिक चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ द बोथ वर्जन, यानी हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रेजेंट है। फिर ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रखा है, फिर क्या दे रखा है यूज आप पेजर इन मोबाइल फ़ोन नंबर स्टूडेंट इन नॉट अलाउड। प्लीज़ आपसे एक हाथ जोड़ के अनुरोध है मेरे भाई। ठीक है, आप प्लीज़ यदि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो अपनी कॉपी पे कहीं भी अपना मोबाइल नंबर न लिखिएगा। ठीक है, और 2024 में जितने स्टूडेंट पास आउट हुए उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ भी सकते हैं कि जितने भाई हमारे पास क्या किए थे अपना फ़ोन नंबर लिखे थे, क्या फ़ोन नंबर लिखे थे, उनकी कॉपी PCI पे ही रख दी गई। चेक तो होने की दूर की बात, क्योंकि ऑनलाइन चेक हुआ था, वो चेक होने की दूर की बात होगी, उनकी कॉपी वहीं रख दी गई। फिर वो एप्लीकेशन लिखे अपने प्रिंसिपल से, साइन करवाएं, फिर गए वो PCI से उनकी कॉपी ढूंढी गई। इतना बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, आप थोड़ा सा गड्ढे में फंस सकते हैं। ठीक, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है ऐसा कुछ भी मत करिएगा, मोबाइल नंबर वगैरह मत लिखिएगा। ठीक है, इसमें पार्ट ए कितने पार्ट होते हैं 3 पार्ट। पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन रहता है कि नहीं, 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कर रहा था। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, टोटल 3 नंबर का
सॉरी 5 नंबर का रहता है। तो 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, यानी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का, तो 30 नंबर यहाँ से बन जाएगा। 30, 30, 60 और लास्ट में जाएंगे बी वाले पार्ट में। आपका इसमें एमसीक्यू भी हो सकता है, फिल इन दी ब्लैंक हो सकता है, या एक वर्ड में आंसर भी हो सकता है, एक सेंटेंस में भी आंसर हो सकता है। ठीक, वो टोटल 20 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो 20 नंबर यहाँ से टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 80 नंबर हो जाने वाले हैं। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन का विद आंसर आपको दिखाते हैं एकदम मजे तरीके से। ठीक है, ठीक, ये आपके रहा उसका पहला क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। कह रखा एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या कह रखा है, आप पहले ही चैप्टर में पढ़े होंगे ड्रग्स का रूट जो होता है हमारे शरीर के अंदर किन किन विधियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर इनटेक कर सकते हैं, उसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करना रहेगा। और बता देते हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो कम से कम 1.5 से लेकर 2 पेज तो कम से कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको आता है तो 3 पेज में खींच दीजिए, कोई टेंशन नहीं, मगर आपको 2 पेज कम से कम क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा। ठीक है, वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर आपको देखिए केवल क्या करना, ब्लैक पेन से या स्केच से लिखिएगा तो बहुत ही सुटेबल रहने वाला है। ठीक है, वेरियस रूट ये पहला देखिए आंसर ऐसे डालना, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप, यहां से इजिली 1 लिख देंगे। अब क्या लिखा, वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा पूरा डिटेल में। अब देखिए वेरियस रूट पहले समझते हो क्या होता है। रूट मतलब कहते हैं भैया ये रूट से जाइए, हेयर से नहीं जाइए, बोलते हैं ना। ठीक है, तो वो रूट मतलब एक रास्ता बना दिया जाता है कि इसी रास्ते पे हमें जाना है। तो उसी तरह से हमारा ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर किस किस रास्ते के थ्रू जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, रूट ऑफ ड्रग्स बोला जाता है। अब डिफिनेशन लिखा, क्या लिखा, द रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्मेसी इज पाथ बाई विच ए ड्रग्स इज टेकन इनटू द बॉडी। मतलब क्या कह रखा, मतलब एक ऐसा रास्ता होता है फार्मेसी में किसी भी ड्रग्स को, यानी लिखा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इंटर कराना, अपने शरीर के अंदर लेना। ठीक है, ड्रग्स को अपने शरीर के अंदर लेना, जिस रूट के थ्रू, जिस पाथ के थ्रू लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसे फिर इसमें कितने में डिवीजन किया गया है, इसमें देखा जाए तो आपका रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को 3 में डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया, कैटेगरी या क्लासिफिकेशन भी आप बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, पहले लिख रखा इंटरनल, दूसरा पेरेंटल, तीसरा दे रखा टॉपिकल। इतने तुम्हारे पास क्या होते हैं, टॉपिक होते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यानी 3 होते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 का सबसे पहले इसमें क्या, इंटरनल में तुम्हारे पास क्या आ जाता, ओरल आता, सबलिंगुअल आता, रेक्टल आता। ठीक है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जहां जहां, ठीक है, इंटर कराने की जगह होती है, जैसे माउथ हो गया। ठीक है, अब सब लिंगुअल हो गया, ये तुम्हारे पास क्या हो गया। ठीक है, सब लिंगुअल मतलब जीभ के नीचे, रेक्टल मतलब अपने एनस के द्वारा अपने रेक्टम के अंदर इंटर करा देना। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल बोला जाता है। पेरेंटल में तुम्हारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं आईबी यानी इंट्रावेनस, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, इनहेलेशन मतलब क्या होता है, इनहेलेशन के थ्रू, सांस के थ्रू आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए। ट्रांसडर्मल मतलब जो डर्मिस लेयर हमारी होती है, इस चमड़ी होती है उसके अंदर। सब क्यूटीनियस, इसको भी हमें क्या, सब क्यूटीनियस, क्यूटीनियस मतलब स्किन की जो जस्ट नीचे होता है। ठीक है, उसमें डाला जाता है। टॉपिकल में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, इसे हम अंटमेंट के तौर पे लगा, जैसे क्रीम उरीम लगा दिए, जैसे फेयर लवली लगा लिए, तो वो तुम्हारे पास क्या हो गया, टॉपिकल के अंतर्गत आ जाएगा। क्रीम हो गया, अंटमेंट इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतना तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या करना, आपको एक्सप्लेन करना, कम से कम 2 पेज आपको भरना है। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ देख रखा इंटरनल रूट के बारे में, तो इनमें लिखा क्या हो गया। ठीक है, इंटरनल रूट में क्या क्या होता है देखिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसे ध्यान से बताया जाए, ध्यान 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 दीजिए। ठीक है, कहाँ गया पेन जी, ब्लैक पेन चाहिए, थारा ब्लैक। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ से, उसके बाद ये पहुँचा रहे पॉइंट की। सबसे पहले क्या होता है, इंटरनल रूट क्या होता है, इट इज ए सेफेस्ट मतलब ये बहुत सेफ होता है, ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता। मोस्ट इकोनॉमिकल मतलब ये देखा जाए तो पैसा भी बहुत कम लगता है। और क्या लिखा, कन्वेंशनल रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मोस्टली जब तो देखेंगे आप यहाँ पर पीरियोडिक टेबल नहीं, मतलब वो मेडिकल स्टोर में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ड्रग देखेंगे टैबलेट के ही फॉर्म में रहता है, तो इसी के थ्रू ली जाती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पाउडर, ये टेकन ओरली, ये सब जितने भी चीज़ें हैं सब ओरली लिए जाते हैं। ठीक है, ओरली लिए जाते हैं, जो आपके सामने यहाँ से दे रखा है। अब इसमें करना क्या है आपको दिखा देते हैं, मोस्टली देखा जाए तो इतने होते हैं। ठीक है,
यहाँ से। अब होते कैसे है देखिए, ध्यान से सुनिए, उजाला थोड़ा सा तगड़ा बनाया जाए। ओरल रूट में तुम्हारे पास आता है, ओरल रूट ऐसा रूट होता है जिसके हम थ्रू क्या लेते हैं, जो भी तुम्हारे पास ली जाती है ड्रग्स हमारे माउथ के थ्रू ली जाती है। देखिए लिखा ड्रग्स इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द माउथ, मतलब ऐसी ड्रग्स जो हमारी माउथ के थ्रू ली जाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओरल रूट बोला जाता है। इट इज आल्सो नोन एज पर ओरल बोला जाता है, जैसे पीओ बोला जाता है, पीओ के नाम से जाना जाता है। ओरल ड्रग्स आर यूज टू द वेरियस डोजेस फॉर्म, जैसे पाउडर में ले लिए, मतलब कोई पाउडर उडर ले लिए और क्या करिए पानी में घोल के पी गए, या किसी कारण पर मतलब अंदर जाना चाहिए, चाहे फाँक गए, कैप्सूल हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब तुम्हारे पास इसके एग्जाम्पल हो जाने वाले हैं, ठीक है। सोल्यूशन वगैरह ये सब लिंगुअल में देखा जाए तो क्या होता है, इसे भी देखा जाता है, ठीक। तो सब लिंगुअल में देख लिया जाए तो क्या होता है, देखिए सब लिंगुअल मतलब क्या, ऐसी दवा जो अपने जीभ के नीचे हम रख के उसे वहीं गला देते हैं, ठीक है। तो जीभ के नीचे यदि गला दिया जाता तो क्या लिखा, ध्यान से सुनिए, ड्रग्स यानी ये भी ड्रग्स क्या होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए। तो लिखा ड्रग्स स्मॉल साइज टैबलेट इज के बीनीथ द टंग, मतलब जीभ के नीचे रखते हैं, विदाउट वाटर, मतलब इसमें पानी आपको लेने, क्योंकि पानी लेंगे तो भाई पेट के अंदर चला जाने वाला, ठीक है, बिना वाटर। टू डी यानी क्या लिखा, डिसइंटीग्रेटेड एंड गेट एब्जॉर्ब इन माउथ, मतलब ये क्या होती है, डिसइंटीग्रेट मतलब हमारे मुंह के अंदर ही क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है, और हमारे मुंह के अंदर ही क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट में लिखा दिस, लिखा इन दिस अवे प्रिस्क्राइब ड्रग्स ओनली विथ हाई एक्टिविटी एंड हाई सॉल्युबिलिटी, मतलब इसमें उसे रखा जाता है जो बहुत एक्टिव होता है और हमारे पास बहुत सॉल्युबिलिटी, मतलब क्या होता है, मुंह के अंदर जाते ही लार से मिक्स करेगा और भरने से अपना काम हो जाएगा, हमारे माउथ में जितने नर्व रहते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे इसमें तुम्हारे पास क्या लिखा है, वेलिन यानी क्या होता है, वेलिडन हो गया, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट हो गया, वैसे मेथाइकोबालामीन आ जाता, कोबालामीन आ जाता है, बहुत सारे तुम्हारे पास माउथ होते हैं जो नस के लिए सबसे ज़्यादा यही यूज की जाती है, क्योंकि इसे तुरंत रिलैक्स कराना है। रेक्टल रूट में देखा जाए तो तुम्हारे पास कौन कौन से आते हैं, रेक्टल रूट में देखा जाए यानी द पेशेंट इज नॉट एबल टू अब द ओरली, मतलब ऐसे पेशेंट जो ओरली ड्रग्स नहीं ले सकते हैं, ओरली मतलब मुंह के थ्रू नहीं ले सकते, उनके लिए ड्रग्स एब्जॉर्बेंस अकर्स डायरेक्टली थ्रू द यानी थिन हाईली वस्कुलर वॉल ऑफ रेक्टम, सिंपल सा क्या कर दी जाती, देखिए इसके लिए ऐसे तुम्हारे पास होता है, ठीक, ऐसे कैप होता है, इसी के अंदर टैबलेट डाल दी जाती है, उसके बाद इसी के अंदर टैबलेट डाल के और यहाँ से इंटर करा के उसके बाद हमारे एनस के द्वारा जैसे रेक्टम में क्या कर देते हैं, इसे इंजेक्ट करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है इसके बारे में, तो रेक्टल रूट के बारे में हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में इसी में देखा जाए तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमें पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब तक ये सब नहीं देखेंगे तब तक काम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखा है एडवांटेज ऑफ इंटरनल रूट, लिखा है इट डज नॉट रिक्वायर एनी असिस्टेंस, मतलब किसी असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जैसे अब इंजेक्शन लगाना है तो कहीं पर जाना पड़ेगा मेडिकल स्टोर पे, क्या किसी असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मगर इसमें क्या है, टैबलेट लाओ भूख खा ले, खाना खा भैली तो अपने आप कर लेते हैं। लिखा इट कॉजेज रैपिडली एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स टू हाई ड्यू टू द हाई सॉल्युबिलिटी, ये क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इसकी तगड़ी होती है, ठीक है। लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, इस पे इन्फेक्शन का चांस ना के बराबर इसमें होता, बट एक रेक्टल वाले केस में हो सकता है, क्योंकि रेक्टल में तुम्हारे पास सही से यदि नहीं जमाते अंदर ज़्यादा चल गया तब भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो वो चीज़ें हो सकती है। डिसएडवांटेज में देखा जाए इंटरनल रूट का तुम्हारे पास क्या होता है, इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी में ये इफेक्टिव नहीं होता। अब बताइए कोई लड़ भिड़ के आ रहा, उल्लू पुल्ला इससे है, ठीक है, सही से काम ही नहीं पा रहा, तो इमरजेंसी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसे कहे उठाओ मैं गैस की दवाई खा, दर्द की दवाई खा, तो दिक्कत हो जाए, उसका तुरंत भन्न से इंजेक्शन लगाते हैं, पहुँचते ही कैनुला लगाओ पहले। इमरजेंसी में जब काम करेंगे बड़ी तगड़ा बड़ी भयानक होती भाई, तुरंत पहुँचते कोई तुरंत कैनुला ठोको सन से, उसके बाद तुरंत जो भी परेशानी बताए सन 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 रेंटेक डेक्लो फैक्लो सब मारो भन भन भन, ठीक है। तो इमरजेंसी में वो इफेक्ट नहीं होता। फिर क्या दे रखा है, यहाँ से देखा जाए ये भाई भाई भाई, ठीक, ये इमरजेंसी में इफेक्टिव नहीं होती। डू नॉट एब्जॉर्ब द हाई मॉलिक्यूलर ड्रग्स, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे पेट में ही एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, वो भी दिक्कत हो सकती है। सम टाइम काज इन्फ्लामेशन, कभी कभी ये क्या कर देते हैं, इन्फ्लामेशन कर देते हैं, रेक्टम में कर सकती हैं, आपके स्टमक में कर सकती है, तो दिक्कत कॉजेज कर सकती है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। अब नेक्स्ट में देखा जाए तो आपका क्या रूट आते हैं, पेरेंटल रूट। क्लासिफिकेशन में बताएं इंटरनल, पेरेंटल और तुम्हारे पास क्या होते हैं, टॉपिकल होते हैं। तो पेरेंटल रूट क्या होता है इसमें सुनिए। पेरेंटल रूट में मोस्टली क्या देता है, जो भी इंजेक्शन रहता है, ठीक है, मोस्टली इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं,
तो इसमें क्या लिखा, ऑल द रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटेड अदर देन इंटरनल रूट कम अंडर द यानी पेरेंटल रूट। ये पेरेंटल रूट में क्या किया जाता है, हमारे शरीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। इसमें आईवी के थ्रू लगा सकते हैं, आईएम के थ्रू लगा सकते हैं, सब क्यूटेनियस नेचर से भी लगा सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है किस कैटेगरी की आपकी मेडिसिन है। फिर नेक्स्ट में लिखा है यानी आईवी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द इंट्रावेनस यानी थ्रू द इंजेक्शन, मतलब क्या करते हैं, हमारी जो वेंस होती है, ठीक है, उसके अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है, किसके, इंजेक्शन के थ्रू। इट इज सो 100% बायोबिलिटी, याद रखना जो इंजेक्शन दी जाती है हमारे पास आईवी रूट के द्वारा वो 100% क्या हो जाती है, बायोबिलिटी होती है। ये भी एमसीक्यू में पूछा गया था 2023 में, किसकी यानी किस डोजेज का, किस ड्रग्स का सबसे ज़्यादा क्या होता है, ठीक, बायोबिलिटी होती है। तो 100% किसकी होती है, पेरेंटल रूट। वो भी पेरेंटल रूट नहीं दिया रहेगा तो आईवी दिया रहेगा तो आईवी पे टिक मारना, ठीक है। अप्लाई स्टेराइल इक्वस सोल्यूशन ऑफ सस्पेंशन, उसमें क्या कर देते हैं, जिस एरिया में लगाना रहता है उसमें पहले स्टेराइज करते हैं, रुई में बोर के उसके बाद ठोंक दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एडवांटेज देखा जाए तो क्या होता है, इट्स 100% बायोबिलिटी देखने को मिलती है। इट हेल्प फॉर इमरजेंसी, ये इमरजेंसी में बहुत ही हेल्पफुल होती है। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अब अवॉइड करती क्या, पहले मुंह में जाएगा, फिर लीवर उस पर अपना काम करेगा, पैंक्रियाज एंजाइम वगैरह छोड़ेंगे तो इतना बड़ा प्रोसेस होगा। ये सीधे तब ब्लड में जाएगा, यहाँ सीधे ब्लड में डाल दिया जाता है, अपना काम खत्म, ठीक है। तो इससे हो सकता है। डिसएडवांटेज में देखा जाए तो पेरेंटल रूट जितने भी तो मेरे पास कास्टली होते हैं, जैसे आप पैरासीटामॉल एक लेंगे, 1 रुपये का टैबलेट खरीदे, 2 रुपये खरीदे, 4 रुपये खरीदे, काम अपना बन जाता। बट आपको लेना पड़ेगा ये 100 ml या 50 ml लेंगे तो देखेंगे कम से कम आपका क्या होगा, 100 से 200 रुपये चल जाएगा। तो ये कॉस्टली होते हैं। सम टाइम कॉजेज इन्फेक्शन, ये कभी कभी क्या कर देते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं। जैसे किसी को अभी आईएम तुम लगाएं, वो क्या हो जाता है, उस एरिया में सोइलिंग कर देगा तो दिक्कत कॉजेज कर देगा, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो सकती है, दिक्कतें कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हो जाएगा। फिर क्या दे रखा तुम्हारे पास, यहाँ से देखा जाए, ठीक है, यहाँ से देखा जाए आपके पास ये भाई कैमरा कैसा हो जा रहा है जी, समझ नहीं आ रहा, चलो ठीक है। यहाँ से तुम्हारे पास क्या देखा, टॉपिकल रूट, ड्रग्स इज अप्लाई ऑन सरफेस स्किन, मतलब टॉपिकल रूट में देखा जाए तो जो भी ड्रग्स होती है हमारी स्किन पे अप्लाई की जाती है, अपना काम हो जाता है। जैसे क्रीम हो गया, ठीक है, मान लो कहीं घाव लग गया, कहते हैं लगाने वाला साहब क्रीम दे दो, तो वहाँ पर तुरंत काम कर जाता है। द ड्रग्स इज एब्जॉर्ब थ्रू द पोर प्रेजेंट इन स्किन, हमारी स्किन पे छोटे छोटे पोर रहते हैं, उसे स्वेट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और छोटे छोटे पोर रहते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं, तो उसके द्वारा क्या जाते हैं, वहाँ एब्जॉर्ब कर लेते हैं ड्रग्स और अपना एक्शन परफॉर्म कर देता है। दे मिनिमाइज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को मिनिमाइज करता है और इन्फ्लामेशन प्रोटेक्ट द स्किन, ये क्या कर देता है, इन्फ्लामेशन कॉजेज करता है और प्रोटेक्ट करता है स्किन को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिया जाए। एडवांटेज क्या होता है, इजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब इजीली लगा सकते हैं। जैसे बताओ अभी फोड़ा हुआ है आपको पैर में, ऐसे निकाल लें, ऐसे पोत दिए, बस काम खत्म, ठीक है। ये क्या होता है, यानी फास्ट एक्शन, तुम्हारे पास फास्ट एक्शन ऑफ द एप्लीकेशन साइड, मतलब जिसमें देखो फोड़ा पे लगा तो पहले दवा खाएंगे तो अंदर जाएगा, ये सब सारी चीज़ें, उतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा तब एक्शन परफॉर्म करेगा। इसमें क्या होता है, जो भी ड्रग्स आपके शरीर के अंदर गया और शरीर के अंदर गया तो अपना काम करेगा, तब काम करेगा। बट यहाँ पर तुरंत फोड़ा लगाए, फोड़ा फिट, कोनो टेंशन नहीं, ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या होता है, सम टाइम काज इरिटेशन, मतलब कभी कभी इरिटेशन खजुली की तरफ कर देता है। और क्या होता है, यानी ड्रग्स यानी जो भी तुम्हारे पास डोजेज होता है उसका लॉस होता है। वैसे लगाना रहेगा, कितने लोग ऐसे एकदम नहीं करिए, भर्रा से ढेर कुले निकाल दिए हैं तो दिक्कत हो जाएगी। 2 दिन में क्रीमियाँ खत्म करिए, 30 ग्राम 20 ग्राम, ठीक है। तो ये सब डोजेज फॉर्म लॉस हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा, क्या ध्यान से सुनिए, ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपसे पूछ दिया है, कह दिया व्हाट आर NSAID एंड क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन आपको बताना पड़ेगा। तो NSAID आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े चुके हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है, या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए इसमें सबसे पहले कहा है, यानी ये बताना आपको सबसे पहले नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती क्या है, इसका क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन, मतलब इस सिलेबस में जितना भी है सब चीज़ का आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रहा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की डिफिनेशन। अब ये होते क्या है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये करते क्या है, लिखा है इंट्रोडक्शन, 2 ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, मतलब सिंपल सा क्या होती है, ऐसी दवा जो इन्फ्लामेशन मतलब सूजन को जो कम करती है,
मॉडरेट पेन मतलब जो थोड़ा बहुत दर्द रहे उसे भी सही करती है। फीवर को कम करती है, उसी को क्या बोला जाता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोला जाता है, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोला जाता है NSAID बोला जाता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, लिख देना डिफिनेशन। अब इन्फ्लामेशन भैया क्या होता है, इन्फ्लामेशन इज द कंडीशन in which part of body become to swollen and painful as a reaction of इंजरी। मतलब क्या होता है, सिंपल, यानी इन्फ्लामेशन क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिस पार्ट में इंजरी हुई है, चोट लगी है, घाव लगी है, उसमें क्या हो जाती है, फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और थोड़ा बहुत उसमें दर्द होता है। उसी प्रोसेस को, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोला जाता है। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लिया जाए तो आपको टोटल यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, देखिए 4 में कैटेगराइज किया गया। नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर होता है, प्रीफेरेंटियल कोक्स 2 इनहिबिटर होता है, सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर होता है, यानी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के तौर पे होता है। मान लेते हैं ये सब आपको नहीं याद रहेगा तो 1 2 3 4 आपको याद होना चाहिए, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा लो, और इन्हीं का कम से कम 1 1 2 2 आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए ना, मजे तरीके से। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास क्या, देखिए इसमें यहाँ पर इसे फर्दर कैटेगराइज किया गया सल्फोनिक एसिड में, दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में, फेनामिक एसिड डेरिवेटिव में, और तुम्हारे पास क्या होगा, इनोमिक एसिड डेरिवेटिव में, और तुम्हारे पास लास्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, देखिए यहाँ लिखा प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। तो इतना चीज़ें क्या हो गया, आपको यहाँ से दिक्कतें बता देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लिया जाए आपका, ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो यानी क्या लिखा, सल्फोनिक एसिड जो एस्पिरिन इसका एग्जाम्पल है, और तुम्हारे पास क्या होगा, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में कीटोलैक, और तुम्हारे पास इंडोमेथासिन इसका एग्जाम्पल है। लास्ट में देखा जाए फिनामिक एसिड जो तुम्हारे पास क्या होगा, मेफनोमिक एसिड के नाम से इसका एग्जाम्पल आता है, ये क्रीम भी आती है। ठीक है, दवा भी आती है मोस्टली। ठीक है, और क्या होती है, इनोमिक एसिड डेरिवेटिव में तुम्हारे पास क्या लिखा है, प्रोजिकैम आता है, और क्या होता है, टेनोजिकैम आता है, और क्या हो जाता है ठीक है, यहाँ प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, आइबुप्रोफेन आ जाता है। देखिए आइबुप्रोफेन आ जाता है और नेप्रोजेन आ जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। ठीक है, और लिखा प्रीफेरेंटियल आपके कोक्स 2 इनहिबिटर में एग्जाम्पल आ जाएंगे, मेलोक्जिकैम आ जाते हैं, एसाइक्लोफेनेक आ जाते हैं, निमोस्लाइड आ जाते हैं, इटोडोल आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कोक्स यानी सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर में क्या हो जाते हैं, सेलेकॉक्सबी आ जाते हैं, और क्या लेते हैं, रैफोकॉक्सबी आ जाते हैं, और क्या वेल्डोकॉक्सबी इसके नाम से इसका एग्जाम्पल है। और लास्ट में लिखा एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद द पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब आपको थोड़ा बहुत दर्द भी है, थोड़ा बहुत आपको सूजन भी है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा पैरासीटामॉल, आपको क्या करना पड़ेगा, और लास्ट में इसका नेफोपाम इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। तो इतना चीज़ें हो गया। फिर हमसे क्या कहा, ये क्लासिफिकेशन हमने बता दिया, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन आपको बता देना है। तो अब मोस्टली आप सब लिख दीजिएगा, काम अपना खत्म हो जाएगा। एनाल्जेसिक में देखा जाए तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती है, इंडिकेशन मतलब समझते हैं कि नहीं, इंडिकेशन मतलब किसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, इस दवा का उपयोग बताना है। ठीक है, अब इसमें मॉडरेट पेन, जैसे तुम्हारे पास कहीं हेडेक थोड़ा सा हुआ तब भी खा सकते हैं, यानी टूथ एक होगा मतलब दांत दर्द कर रहा उसके कंडीशन में, मसल पेन हो रहा उस कंडीशन में, माइग्रेन हो रहा उस कंडीशन में, और डिस्मेनोरिया में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये ड्रग्स है जिसमें आप प्रयोग कर सकते हैं एनाल्जेसिक। एंटीपायरेसिस क्या होता है, जिसे फीवर को ट्रीट करने के लिए, एंटी मतलब अगेंस्ट, पायरेसिस मतलब फीवर होता है, फीवर को ट्रीट करने के लिए जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेशन में देखा जाता है यूज टू स्टॉप इन्फ्लामेशन और पेन लाइक, मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन को, पेन को कम करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। फिर जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, रेमेटॉइड हो गया, और क्या लिखा है, बर्सिस्टिस हो जाएगा, ऑस्ट्रोआर्थराइटिस हो जाएगा। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। एडवर्स इफेक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, पूछा नहीं है मगर मान लेते पूछ दिया जाए तो क्या, किस यानी हमारे शरीर के अंदर एडवर्स इफेक्ट या तुमसे, इसकी हिंदी क्या होती है, प्रतिकूल प्रभाव। यहाँ पर स्टमक में क्या करता है और प्लेटलेट पे क्या करता है, यूट्रस पे, किडनी पे, मगर हमसे सीधे पूछा कंट्रा इंडिकेशन, तो हम यहाँ कंट्रा इंडिकेशन आपको बता देते हैं। लिखा है यहाँ पर कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के प्रति बहुत ज़्यादा क्या होते हैं,
सेंसिटिव होते हैं, तो प्लीज़ उन्हें आप न दीजिएगा। पेप्टिक अल्सर में तो किसी को आप न दीजिएगा। चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम, तुम्हारे पास क्या होगा, चिकन पॉक्स, ऐसे पर्सन जो क्या होगा, चिकन पॉक्स से जो छोटे बच्चे या तुम्हारे पास कोई छोटा बेबी हो या आपका थोड़ा सा कोई बड़ा आदमी हो, उससे यदि चिकन पॉक्स से सफरिंग करे तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको नहीं देनी है। क्रोनिक लीवर डिजीज, मतलब किसी पर्सन को ठीक है लीवर से प्रॉब्लम है तो उसे भी नहीं देनी है। अब ब्रेस्ट फीडिंग मदर, मतलब कोई ऐसी मम्मी है जो क्या कर देती है, अभी लैक्टेशन पीरियड उनका चल रहा है, मतलब बेबी को फीड करा रहे हैं मिल्क, उस कंडीशन में भी आपको ये देना नहीं है। तो इतना हो जाएगा टोटल और टोटल आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड में क्या दे रखा है, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थर्ड में क्या दे रखा है इसे भी देखते हैं, ठीक। इसमें दे रखा हमसे क्या पूछा है, राइट इन डिटेल अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ द एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स। एंटी काउंसुलेंट का पूरा डिटेल में, मतलब इसकी डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, सब कुछ डिटेल में आपको बता देना है, तो मजे तरीके से, ठीक है। तो चलिए आपके सामने यहाँ रखा एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स के बारे में, ठीक है। आपको जाते जाते बता देना चाहते हैं, इसके यदि पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या इसी के डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिलेगा, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी पेपर सोल्यूशन की प्राइस टोटल और टोटल कितना 25 रुपीज़ रखी गई है, कितना 25 रुपये रखी गई। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करा के आप इजीली मंगा सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ के जरिए। अब एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स क्या होता है इसे भी आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, ठीक है। तो एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स क्या होता है इसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना हो, ठीक है। तो लिखा है एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स। तो सबसे पहले समझते हैं काउंसुलेंट, आप नॉर्मल भाषा गांव में सुने होंगे, मिर्गिया तड़का सुना होगा ना, ठीक है। तो ऐसी दवा उसी को काउंसुलेंट बोलते हैं। ऐसी दवा जो मिर्गी को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है उसी को एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स बोलते हैं। अब लिखा क्या होगा, एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स इज आल्सो नोन एज एंटी इपिलेप्टिक या एंटी सीजर ड्रग्स। दे आर यूज फॉर द एडिक्यूटली कंट्रोलिंग या मैनेजिंग द सीएनएस डिसऑर्डर। सीएनएस डिसऑर्डर मतलब ऐसे डिसऑर्डर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, उसे सीएनएस डिसऑर्डर बोला जाता है। उसे ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। एंटी काउंसुलेंट सप्रेस द रैपिड एंड एक्सेसिव फायरिंग ऑफ नर्व, ठीक है, नर्व विच द स्टार्ट ऑफ सीजर। मतलब क्या होता है सीजर, मिर्गी कैसे आती है, आपके सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड में कोई ना कोई क्या कर देते, दिक्कतें आ जाती है, वो किसी कारण से हो सकता है, उसे स्टार्टिंग में ये क्या कर देता, सप्रेस कंट्रोल कर देता। अकॉर्डिंग टू WHO इसका यानी डिफिनेशन क्या होती है, एक कंडीशन हैविंग द टेंडेंसी फॉर रिकरेंट सीजर ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन सेल इज टर्म टू एपिलेप्सी। इसे क्या बोला जाता है, एपिलेप्सी बोला जाता है। फिर क्या लिखा, एपिलेप्सी फॉर्म ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर मेनली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। इसे क्या कर देते हैं, मतलब एपिलेप्सी बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जो क्या कर देते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, ठीक। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मान लेते, इतना बड़ा आप नहीं लिखना चाहते हैं, सिंपल सही लिख देंगे। दो ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द काउंसुलेंट इज नोन एज एंटी काउंसुलेंट। मतलब ऐसी दवा जो काउंसुलेंट यानी लिखा क्या लिखा, काउंसुलेंट के प्रति अगेंस्ट प्रयोग की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स बोला जाता है। बस इतना आपको लिख देना, काम खत्म। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लीजिए तो सामने यहाँ से यानी 4 में 5 में 6 में कैटेगराइज किया गया भाई, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 में कैटेगराइज किया। पहला हमारे पास हेडेंटोइन डेरिवेटिव होता, दूसरा बारबीटूरेट यानी बारबीटूरेट होता, सक्सीनामाइड होता, गाबा ट्रांस एमीन इनहिबिटर होता, गाबा एगोनोस्टिक होता है, एगोनोस्ट होता है, बेंजाडाइजापीन होता है, ठीक है। इसका एक एक एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसमें एग्जाम्पल तुम्हारे पास फेनेटोइन हो जाएगा और ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। एक और होता है यानी क्या होता है, सोडियम वल्फोरेट होता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। ये दो, और ये सब तो बहुत तगड़ा जब कंडीशन आता है तब प्रयोग किया जाता है। मगर ये देखा जाए तो आपका प्रयोग किया जाता है फेनेटोइन इसका एग्जाम्पल, मेथाटोइन इसके एग्जाम्पल हो जाएगा। बारबीटूरेट में देखा जाए तो फिनोबारबूटोन हो जाएगा और तुम्हारे पास प्रिमिडॉन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब क्या होता है, सक्सीनामाइड में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, इथोजैक्सिमीन यानी जैक्सिमीमाइड होता है, और इसमें गाबा ट्रांसमीन इनहिबिटर में तुम्हारे पास सोडियम वल्फोरेट होता है, और क्या होता है, वीगा यानी क्या होता है, बैट्रियन होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। गाबा एगोनोस्टिक में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, गाबा पेंटीन आ जाता है एग्जाम्पल, ये भी प्रयोग किया जाता है नस में प्रॉब्लम रहती है तो। और इसमें देखा जाए तो डाइजापाम आ जाता है, बेंजोडाइजापाम में तुम्हारे पास डाइजापाम आ जाते हैं, लोराजेपाम आ जाते हैं, क्लोनाजेपाम आ जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। तो इतने आपके पास टोटल क्या है, एग्जाम्पल हैं, यहाँ से देख सकते हैं,
ठीक है, तो इतने हो गए एग्जाम्पल के बारे में। फिर तुम्हारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब ये ड्रग्स किस एक्शन पे हमारे शरीर के अंदर कहाँ और कैसे एक्शन परफॉर्म करती है उसको बताते हैं ये, ठीक है। तो इसमें देखा जाए, ठीक है, एंटी कांसुलेंट, एंटी इपिलेप्टिस और तुम्हारे पास एंटी सीजर में ये काम करते हैं। ये क्या कर देते हैं, जो सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड रहता है उसमें जो भी यानी तुम्हारे पास इम्पल्स जा रही है स्लो डाउन हो जाती है, उसे इंक्रीज कर देते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का लेवल सब कुछ मेंटेन हो जाता है, अपना काम हो जाता है। तो इस कंडीशन में प्रयोग होता है एक्शन। फिर क्या होता है, फिनोटिन जो होता है इज नॉट, ठीक है, इज नॉट ग्लोबल सीएनएस डिप्रेशन, ये सीएनएस डिप्रेशन है उसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ओवर डोजेज काज द बीपी, मतलब ज़्यादा अमाउंट में यदि इस ड्रग्स को आप लेते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हो सकता है, सीएनएस रिड्यूज हो सकता है, डिप्रेशन भी आपका बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, और कभी कभी क्या हो जाता है उस पर्सन की कॉमा और डेथ भी हो सकती है यदि बहुत रेयर कंडीशन आ जाएगा तो, ठीक है। तो इतने इनके बारे में था फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। फिर तुम्हारे पास क्या होगा, डोज यहाँ से देख लिया जाए, इतने आपके पास डोज हैं, ठीक है। डोज में तुम्हारे पास क्या होगा, फिनोटिन जो तुम्हारे पास 100 से लेकर 50 से लेकर 100 mg चिल्ड्रन बच्चों एडल्ट के लिए आता, 5 से लेकर 8 mg बच्चों में आता। फिनोबार्बिटून हो जाता है इसका एग्जाम्पल, सोडियम वल्फोरेट इसका डोजेज यहाँ से देख सकते हैं, कार्बामाजिपिन इसका एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं, गाबापेंटिन यहाँ से देख सकते हैं, क्लोनाजेपाम ये देख सकते हैं। तो ये सब ड्रग्स हो गए जो प्रयोग की जाती है हमारे मिर्गी की ट्रीटमेंट में प्रयोग की जाती है। इंडिकेशन देखा जाए तो आपको यहाँ पर नॉर्मल क्या लिख रखा है, इंडिकेशन सबसे पहले दे रखा फिनोटिन जो इपिलेप्सी में प्रयोग किया जाता है, और डिजिटैलिस जो इंड्यूस करता है एथराइटिस, यानी लोग अर्थराइटिस, हाँ नहीं अर्थमिया होती है, ठीक, उस कंडीशन में भी प्रयोग की जाती है। फिनोबार्बिटेट भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम वल्फोरेट जो तुम्हारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिव लिथियम मेनिया होती है, बाइपोलर इलनेस होता है, बाइपोलर मतलब जो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, उसे भी ट्रीट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में लिखा है कार्बामाजेपिन हो जाते हैं जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ पैरा, ठीक है, पैराजेगमस होता है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन को क्या कर देता, कहता भाई खोप डायरेक्टली निकाल यार, कोनो टेंशन नहीं है, ठीक है, उसे निकालवाने का काम करता है। गाबापेंटिन जो पार्शियल सीजर होता है उसके लिए न्यूरोपैथिक गैंग्लियन को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। क्लोनाजेपाम जो होता है तो यूज टू ऑफ द माइकोक्लोनिक ये कैनाइटिक इपिलेप्सी में प्रयोग की जाती है, तो इसमें तुम्हारे पास उपयोग में आती है। अब प्रिवेंशन और कंट्रोल द सीजर एक्टिविटी, मतलब किसी पर्सन को सीजर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है तो उसे लंबे समय तक दवा चलती है, उसे ट्रीट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, यह लिखा है मेंटेन ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी, मतलब क्या कर देना है आपको, इपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ कांसुलेशन, ठीक है, कांसुलेशन में प्रयोग किया जाता है। हेड इंजरी किसी पर्सन को हो उस कंडीशन में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हेड इंजरी में क्या होता है, मान लेते हैं हेड इंजरी हो गया किसी को चोट लगने के कारण से, तो उस पर्सन को बुलाया जाता है, बहुत सारे से ब्लीडिंग मान लेते हैं, यहाँ हो गई ना यहाँ पर माइंड में, तो समझ लो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो उससे नॉर्मल नाक से और मुंह से ब्लड आ जाए तो समझ लो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि मान लेते हैं यहाँ पर कहीं क्रैक हो जाए अंदर तो समझ लो ब्रेन हेमरेज, हेड इंजरी वगैरह हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी प्रयोग की जाती है। इंडिकेशन में तुम्हारे पास देखा जाता है यहाँ पर, ठीक है, यानी साइनस ब्रोंक यानी लिखा ब्रेडिकार्डिया में प्रयोग कर सकते हैं, साइनर आर्टिया ब्लॉकर में प्रयोग कर सकते हैं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के सॉरी कॉन्ट्राइंडिकेशन है जी, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब इसमें तो आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कोई पर्सन ब्रेडिकार्डिया से ग्रसित है तो उसमें इस दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन साइनो आर्ट्रियल यसियन जो नोड रहती है वो भी ब्लॉक हो तो उस कंडीशन में प्रयोग नहीं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में प्रयोग कर नहीं सकते, लेक्टेशन में प्रयोग नहीं कर सकते, लीवर प्रॉब्लम किसी को तब भी नहीं कर सकते, बोन मैरो डिप्रेशन है तभी नहीं कर सकते, रीनल प्रॉब्लम किसी को है तब भी नहीं कर सकते हैं यहाँ से। मतलब इन कंडीशन में आप दवा का प्रयोग, इस दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, 4th नंबर, इस पे हम चलते हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, लिखा है क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ACE इनहिबिटर, ठीक है। ये ACE इनहिबिटर इसका एक क्लासिफिकेशन उसको हमें देखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ हमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती क्या, ये उसके क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजिकल एक्शन ऑफ ECE के इनहिबिटर के बारे में आपको देखना पड़ेगा। देखिए चिंता मत करिए, ठीक है। देखा जाए तो
तो ये थोड़ा थोड़ा देखिए खत्म होते जा रहा है, ठीक है। जैसे हम स्ट्रगल थोड़ा सा कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, उसके भी आपको केवल 2-3 बार सुनना है। वीडियो को केवल आप सुनेंगे, कहीं मान लेते नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप PDF मंगा के उसमें भी टिक लगा सकते हैं प्रिंट निकलवा कर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव क्या होती है, इसके सामने यहाँ से लिखा है एंटी हाइपरटेंसिव। अब हाइपरटेंसिव कहते हैं बहुत टेंशन में बड़ा हो, अरे यार बहुत टेंशन बढ़ गई, क्या करी। तो टेंशन को जो तुम्हारे पास कम करने के लिए दवा का प्रयोग की जाती है उसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। तो लिखा क्या हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव होता क्या, एक कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ द यानी सिस्टमेटिक आर्टरी इंक्रीज कर देती बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर, ये नोन एज हाइपरटेंशन। मतलब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120-80 mmHg होता है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मिला के, उस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर हमारी आर्टरी पे होता है प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं भाई बहुत हाई ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन कॉजेज होगा। तो इसमें सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है। ये बढ़ के एक सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाता है 140 हो जाता है, और डायस्टोलिक प्रेशर 90 कभी कभी 100 हो जाता है। बहुत भयानक, यदि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना तो आप पसीना पसीना हो जाएंगे भाई, बहुत भयानक काम होता, खतरनाक चीज़ें। दो ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब ऐसी ड्रग्स जो हाइपरटेंशन के लिए सही प्रयोग की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोली जाती है। कौन सी दवा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोली जाती है। इसमें तुम्हारे पास क्या हो गया, यहाँ पर इसके यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में दे रखा, डायूरेटिक और ACEA, तुम्हारे पास इसी को एक्सप्लेन करना है। एग्नोस्टिक, सेकेंड रिसेप्टर एडर्नर्जिक ड्रग्स, और यानी क्या लिखा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, यानी ब्लॉकर चैनल ब्लॉकर होता है। वसोडाइलेशन मतलब ऐसी दवा जो हमारी जो हमारे पास वेसल्स होती है उसे डायलेट कर देती है, थोड़ा सा चौड़ा कर देती है जिससे ब्लड प्रेशर फॉल डाउन हो जाए, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल फुरसामाइड हो जाएगा, एमिलोप्राइड हो जाएगा। यानी ACE फर्स्ट जो होता है तुम्हारे पास क्या हो जाता है, लिखा है रेमिप्रिल होता है, और क्या हो जाता है कैप्टोप्रिल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ए लिखा है एगोनोस्टिसिन, तुम्हारे पास सेकेंड रिसेप्टर में लोसार्टन आता है और वाल्सार्टन आता है। और एडर्नर्जिक ड्रग्स में क्या हो जाता है, क्लोनिडीन आता है, क्लोनिडीन आ जाता है, और क्या आ जाता है गुआनाफिफेसिन आ जाता है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या होता है, वेराप्रीमिल आ जाता है, और क्या हो जाता है एम्लोडिपिन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वसोडाइलेशन में तुम्हारे पास क्या आ जाता है एग्जाम्पल, डायो, ठीक है, डायोजे यानी हिग्जिडेन हो जाएगा, डी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हाइड्राएलाजीन हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। तो इतनी इसके बारे में कहा था, किसके बारे में, देखिए डिफिनेशन हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। अब हमसे कहा है ये हमें डिफाइन किसे करना है, इसको डिफाइन करना है, ठीक है। एन लिखा है, इसको आपको डिफाइन करना है, इसी को बताना था पूरा डिटेल में। तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिख दिया देखो, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं जिसे हम ACE शॉर्ट में बोलते हैं, इनहिबिटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा, अब ये क्या होता है, दोज एजेंट एक्ट बाय द इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ जो क्या होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होती है, उसी को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। लो भैया ये बंद करा हो, बंद करा, ऐसे बोल देती है। फिर तुम्हारे पास क्या कहती है, ACE इनहिबिट द यानी कम्पिटिटिव इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ द एग्नोस्टिक यानी एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड सेकेंड। और क्या होता है यानी अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन यानी कन्वर्टिंग एंजाइम, इसमें क्या कर देता है, ये कन्वर्ट करके अपना काम कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये करता क्या, ध्यान से सुनिए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखा जाए तो करते क्या है, ACT तुम्हारे पास लिखा है ACE इनहिबिटर जो होते हैं वसोडाइलेशन कर देते हैं, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स रहती है, नस रहती है, उसे थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे। अब बताइए चौड़ा यदि होगा तो आपको ना काम हो जाएगा, क्योंकि आप सुनेंगे प्रेशर बराबर क्या होता है F/A, मतलब फोर्स अपान में क्या होता है एरिया, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। लो सिस्टमेटिक आर्टरी तुम्हारे पास क्या होते हैं रेसिस्टेंस, उसे लो कर देगी तो अपना काम हो जाएगा। या लिखा दे डू नॉट कॉजेज द यानी कॉजेज लिखा रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया तुम्हारे पास ये नहीं हो देंगे, क्योंकि ये बताइए ये हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसी को तो जाकर रोक रहा है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड फ्लो तुम्हारे पर रोज कर दी, कहाँ पर, रीनल में और कोरोनरी आर्टरीज में, ये क्या कर देगी, ज़्यादा कर देगी, जिससे वो मेंटेन करेंगे। किडनी क्या करेगा, फिल्टर कर अपना काम मेंटेन कर देगा, ठीक है। और किडनी भी ब्लड प्रेशर में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें अभी पढ़ेंगे ना, ठीक है, यानी रास मैकेनिज्म वगैरह तब देखेंगे, बहुत भयानक टाइप में है, पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है।
इट प्रिवेंट द एंजाइम फ्रॉम द कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देती है, यही एंजाइम करती है, ACA करती है। ठीक, इंडिकेशन में देखा जाए तो क्या होगा, डू नॉट यूज टू ट्रीटमेंट फॉलोइंग डिजीज, मतलब इसमें क्या कर देना है, ठीक, अच्छा यूज करना है, इस डिजीज में आप यूज कर सकते हैं इस कैटेगरी की दवा। हाइपरटेंशन में तो प्रयोग कर सकते हैं, यानी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में प्रयोग कर देते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CHF बोला जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है, जिसे ECE के कारण से ही होता है। यानी का डायबिटिक न्यूरोपैथिक, या नर्व हमारे पास कहीं डैमेज हो जाए हमारे डायबिटीज के कारण से, तो उस कंडीशन में भी प्रयोग कर सकते हैं इस दवा के कैटेगरी। इस कैटेगरी की कोई भी दवा प्रयोग कर सकते हैं, डिपेंड करता कंडीशन कैसी है। डोजेस देखा जाए तो क्या होगा, यानी लिखा है कैप्टोप्रील हो जाता है, जो लिखे यानी 25 से लेकर 100 mg BD होता है। और क्या होता है, रेमीप्रील, यानी क्या होता है, प्रील होता है जो 0.2 यानी 2.5 से लेकर 10 mg होता है। लेसार्टन देखा जाए तो कितना होता है, यानी 25 से लेकर 100 mg होता है। और यह लिखा है वल्सार्टन जो तुम्हारे पास 80 लेके हमारे पास 300 mg के बीच में होता है। कंट्रा इंडिकेशन देखा जाए तो आपको इतना चीज़ें में प्रयोग कर देना है, या यहाँ पर सॉरी कंट्रा इंडिकेशन मतलब इन डिजीज में आपको प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होगा, एक आप लिख सकते हैं हाइपरटेंशन था, हाइपोटेंशन में नहीं प्रयोग कर सकते। हाइपोटेंशन ऑलरेडी ब्लड प्रेशर कम है, ये खैबा और कम हो जाए, दिक्कत हो जाएगी, मर आ जाएगी, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। यानी एंजियोडर्मा में नहीं प्रयोग कर सकते। कोई पर्सन हाइपर सेंसिटिव तो उसमें भी नहीं प्रयोग कर सकते। किसी पर्सन को किडनी प्रॉब्लम है, अब किडनी प्रॉब्लम कह देबा, जो एंटी डायबिटिक हार्मोन वहीं से निकला था किडनी से, रास मैकेनिज्म के मेंटेन करता, उगले भी तो बात तो दिक्कत हो जाए, ठीक है, इसमें हो जाती है। और क्या होती है, सिंगल किडनी तुम्हारे पास पर्सन कोई मान लेते मान लेते एक ठीक खरीद के आईफोन खरीद के अपने मलबक दे देना, ठीक है, तो एकड़ बचल बा तो कंडीशन में देबा तो और ब्लड प्रेशर का कम कराई हो जाए, दिक्कत इनके, ठीक है, काम हो पाई नहीं, ठीक है, तो यो चल जाए, आईफोन वो चल जाए, मलबो चल जाए, दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इतने चीज़ें तुम्हारे पास थी थर्ड यानी फोर्थ आंसर में, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या पूछा देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया, 5वां नंबर कह दिया डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी अल्सर ड्रग्स, मतलब ऐसी दवा जो एंटी अल्सर के प्रति यानी अगेंस्ट प्रयोग की जाती है, उसको डिफाइन करना है, क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा आपको डिटेल में। मतलब ये लॉन्ग दिया रहेगा तो डिटेल में आपको 2 पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो इन सबको आपको डिटेल में करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एंटी अल्सर ड्रग्स, ये आपके सामने ये दे रखा है। ये कितने नंबर क्वेश्चन है, यहाँ नंबर आप प्लीज डाल दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपके सामने यहाँ से छाप दिया गया। अब अल्सर क्या होता तब एंटी अल्सर ड्रग्स हैं, कहते हैं रे नीना हो गल बाबू, ठीक है, कहते हैं जुट्ठा खा ले। अब अच्छा कुछ जुट्ठा खैले मतलब निनाव नहीं होता भाई, पहली बात, ठीक है। आपके मान लेते पेट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, बी कॉम्प्लेक्स की कोई कमी होती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है, तो आपके माउथ में अल्सर हो सकता है, आपके पेट में अल्सर हो सकता है, आपके ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन में अल्सर हो सकता है। तो उसी को ट्रीट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग की जाती है उसी को एंटी अल्सर ड्रग्स बोलते हैं। कहेंगे सर एक्शन में बोल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो लिखा क्या होगा, दो सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर इज नोन एज या कॉल्ड एज एंटी अल्सर ड्रग, मतलब ऐसी दवा जो अल्सर को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है उसी को एंटी अल्सर ड्रग्स बोला जाता है। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा, अल्सर फॉर्मेड इन स्टमक, मतलब यदि अल्सर स्टमक में पाया जाएगा तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। यदि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में पाया जाएगा, ड्यूडेनम में पाया जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्यूडेनल अल्सर बोला जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए आपके आइसोफेगस हो गई, ये आपके पास क्या हो गई, स्टमक हो गई, ठीक है, ये यहाँ से कन्वर्ट, तो ये आपका जो स्टमक होता है इसमें यदि होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर, ये जो पहला पार्ट ड्यूडेनम होता है इसमें यदि हो जाए तुम्हारे पास क्या होगा, तब तुम्हारे पास क्या होगा, ड्यूडेनम अल्सर हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन हो गई। यहाँ से सामने क्या दे रखा, क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन इसे टोटल 5 में किया गया है। एंटी सिक्रेटरी एजेंट, दूसरा एंटासिड, तीसरा तुम्हारे पास क्या होगा, अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स, अल्सर हीलिंग ड्रग्स, एंटी यानी हेलिकोपाइलोरी ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक होती है। ये केस देखेंगे ना तो आदमी सूख के दम से पतर सुट्टी हो जाएगा, बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई, खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो एंटी सिक्रेटरी एजेंट में तुम्हारे पास आते हैं एग्जाम्पल, रेंटेडीन हो जाते हैं, यहाँ पर लिखा है सिमिटीडीन आ जाते हैं, ओमाप्रोजोल आ जाते हैं, पेंटाप्रोजोल आ जाते हैं, डोम्प्रीडोन आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आते हैं और मोस्टली देखा जाए तो ये प्रयोग की जाती है। एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाते हैं, सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से, इनो के नाम से आता है, या तुम्हारे पास देखेंगे डाइजीन के नाम से आता है,
है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट इसका एग्जाम्पल और भी है, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अल्सर प्रोटेक्टिव में तुम्हारे पास सुक्राल फेट आता है, सुक्राल फेट आता है, ये बहुत ही मस्त दवा होती है, इसमें पुदीना वुदीना फ्लेवर मिलाया रहता है, बहुत मज़ा आता है पीने में, ठीक है। ये हो जाएगा। अल्सर हीलिंग ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, कार्बा, ठीक है, कार्बेनोजालोन आते हैं, सोडियम, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंटी अल्सर ड्रग्स में यानी एमॉक्सोसिलिन आ जाते हैं, मेट्रियंडाजोल आ जाते हैं, टेट्रासाइक्लिन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब ड्रग्स जो होती है एंटी हाइलोजिन, मतलब आपके पेट में बहुत लंबे समय तक यदि गैस बना हुआ है तो सिंपल सा आप एक दवा ले सकते हैं, पेंटाप DSR यानी पेंटाप्रोजोल और डोम्प्रिडोन का एक कॉम्बिनेशन होता है, सस्टेन रिलीज होता है, पेंटाप DSR के नाम से आता है, ठीक है। उसे याद कंटिन्यू कम से कम 1 दिन 2 दिन नहीं खाना चाहिए, कम से कम 14 दिन आपको खाना, कितना 14 दिन एक टाइम सुबह खाली पेट खाने के बाद कम से कम आधा से घंटा कुछ भी नहीं खाना। आपके कोई भी डिजीज पेट से प्रॉब्लम रहेगी, मान लेते हैं एसिडिटी वगैरह, तो एकदम से शुद्ध, एकदम से 150% सही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तुम्हारे पास क्या दे रखा, क्लासिफिकेशन के बारे में दे रखा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रखा है। ये कितनी सुंदर राइटिंग है, देखिए 2024 का जो बैच स्टार्ट किया गया 24 और 25 वालों के लिए बहुत ही सूटेबल और बहुत ही सुंदर राइटिंग में हम लिख रहे हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए, दीज ड्रग्स बाइंड टू द हिस्टामिन बी यानी 2 रिसेप्टर, मतलब हिस्टामाइन H2 जो रिसेप्टर होता है गैस्ट्रिक पेराइटल सेल के बगल में, उसी को ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, सॉरी उसी से बाइंड कर देगा। बताइए, देखिए ये क्या करेंगे, हिस्टामिन जो तुम्हारे पास 2 रिसेप्टर होता है, H2 जो रिसेप्टर होता है उसे से बाइंड कर देगा। बेटा कहाँ जाता था, इधर आवा, पकड़ ली भन से, अब कहाँ जाइबा हो, अब जो बताइए पकड़ लेगा तो एक्शन को परफॉर्म नहीं करने देगा, अल्सर को खत्म कर देगा। रिड्यूस द हिस्टामिन प्रोडक्शन, हिस्टामिन का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, लाभ, ठीक, पढ़ाने, रिड्यूस मतलब कम कर देगा, ठीक है। हम सोचे इंड्यूज है, रिड्यूज है ये। दे रिड्यूज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, मतलब हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन हो रहा है उसे ट्रीट को भी ये क्या कर देगा, सही कर देगा। यानी क्या होता है, दे न्यूट्रलाइज द एसिडिक प्रॉपर्टी, हमारे पेट के अंदर जो भी तुम्हारे पास एसिडिक प्रॉपर्टी उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, हमेशा के लिए करेगा तो खाना में डाइजेशन होगा, दिक्कत हो जाएगी, तो इंडिकेशन हो जाएगा। कंट्रा इंडिकेशन में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर तुम्हारे पास डिजीज में प्रयोग कर सकते हैं, और क्या होगा, यहाँ पर लिखा है डिस्पेंसिया में प्रयोग कर सकते हैं, डिस्पेप्सिया मतलब जो तुम्हारे पास पेप्टियोज होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है उसमें क्या कर सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं। जो सही से नहीं डाइजेशन करेगा तो ये मदद कराएगा, ले कर रहे जल्दी यदि प्रोटीन का डाइजेशन, तो इसमें भी करा सकता है। फिर तुम्हारे पास लिखा है गैस्ट्रोआइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे आपके पेट से बाहर कभी कभी ना डेकार के टाइप में यदि जलन टाइप में होती है, उसमें एक एंटी अल्सर का ड्रग कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हेलिकोबैक्टर, मान लेते हैं इसके लिए आपको जांच होती है, आपका इंटेस्टाइन से थोड़ा सा पार्ट निकाला जाता है, उससे हेलिकोबैक्टर की क्या कर दी जाती है, ठीक है, इंडिकेशन की जाती है, मतलब पता की जाती है। यदि रह जाता तो ये कैटेगरी की दवा चलाई जाती है। क्विक रिलीफ इन स्टमक पेन, मतलब किसी पर्सन को क्विक रिस्पांस चाहिए, कहते हैं 6 सेकंड के अंदर, तो ऐसे होता है। विथ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग प्रिवेंट अल्सर, यही तुम्हारे पास डिजीज कॉजेज करते हैं, क्या, अल्सर कॉजेज करते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ आप एंटी अल्सर का प्लीज जरूर से जरूर प्रयोग करिए, इसलिए गैस होश की दवा देनी कंपलसरी किसी भी दवा के साथ, नहीं तो डिजीज कॉजेज जाएगा तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डोज दे रखा है, देखिए डोज में रेंटिडिन आपका 150 से यानी 150 से लेकर 200 mg 300 mg के बीच में आता है, ये सिलाक के नाम से आता है, ठीक है। पेंटाप्रोजोल जो 20 से लेकर 40 mg के बीच में आता है, ओमाप्रोजोल जो 20 से लेकर 40 mg के बीच में आता है। और याद रखना जो भी ड्रग्स ये सब ली जाती है, मोस्टली ड्रग्स क्या ली जाती है, ओडीओ भी तुम्हारे पास क्या होता है, खाली पेट ली जाती है, खाली पेट ली जाती है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो 50 से लेकर 100 mg होता है, सुक्राफेट जो होता है ये भी 100 mg का होता है, एमॉक्सोसिलिन ये देखा जाए तो यानी जब रेयर कंडीशन रहता है तो क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारना है तो ये मोस्टली दी जाती है बीडी दी जाती है, क्या दी जाती है, बीडी दी जाती है। तो मोस्ट ऑफ द गैस की दवा देखेंगे एक टाइम ही दी जाती है, कंसल्ट किया जाता है। कंट्रा इंडिकेशन में तुम्हारे पास क्या हो गया, किसे आप नहीं दे सकते, कोई पर्सन इस ड्रग्स के प्रति ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव तो उसे आप नहीं दे सकते। जीआईटी ब्लीडिंग मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में कहीं ब्लीडिंग हो गई है तब नहीं दे सकते, नहीं तो अल्सर को क्या करेगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अल्सर है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी कोगुलेंट ड्रग्स देना पड़ेगा जो पहले ब्लड के कोगुलेशन में मदद करे, ठीक है। फिर क्या होता है, ऑल पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और क्लासीफाई द कैटेगरी बी ड्रग्स इसी के अंतर्गत रखी जाती है। इन प्रेगनेंसी में प्लीज आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें कंडीशन आपकी थी जिसके बारे में आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आपका देखा जाए तो क्या लिख रखा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से 6 नंबर, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ये आपका करने के बाद अब 6 क्वेश्चन हो जाएगा। उसका 7वां हम भी करा देंगे, यदि आप मान लेते इसमें से कुछ भी आता है तो आप 6 क्वेश्चन, कोई 6 क्वेश्चन अटेम्प, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी 6 आपको आना चाहिए, उसी को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है, इसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी 50 मिनट हो गए, इसके बाद हम थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि टोटल दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अपलोड करने में। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद एंटी मलेरिया। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होती है, ओरल हाइपोग्लाइस, पहले समझ दो। हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर। तो ओरल जो ड्रग्स ली जाती है उसी को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहा जाता है। लिखा है क्या, ध्यान से सुनिए, लिखा है यहाँ पर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मिलाइटस। डायबिटीज मिलाइटस को ट्रीट करने के लिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ली जाती है। बाय द लोअरिंग ऑफ द ब्लड शुगर लेवल, ये क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, जब किसी पर्सन का देखो हाइपोग्लाइसेमिक मतलब ऑलरेडी ब्लड शुगर लेवल कम है, तो कह रहे पियाओ के खियाओ तो ग्लूकोज लेवल मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो यानी लोअरिंग बाय द, यानी लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओरली कॉल्ड द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। मोस्टली क्या रहते हैं, ओरली ली जाती है, मुंह के द्वारा ली जाती है ये ड्रग्स दवा। क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो 4 में कैटेगराइज किया गया है। सल्फोना, ठीक है, इसे याद रखिए, ये वाला एग्जाम्पल अभी यानी एमसीक्यू में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से लिखा है सल्फोन्यूरिया होता है, सल्फोन्यूरिया होता है, बिग्नॉइड होता है, और तुम्हारे पास मेग्लीटिनिड होता है, एनालगस, और थिया क्या होता है, थियोजोलाडीन होता है, डाइजीन आता है, ठीक है, डियोजीन आ जाता है, थियो, ठीक है, लिखा है थियाजोलिडीन डियोन होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें तुम्हारे पास एग्जाम्पल आ जाता है टलबुटामाइड हो जाता है, गिल्मीप्राइड आ जाता है, यानी बिग्नॉइड में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, मेटफॉर्मिन आ जाता है, फिनोफार्मिन आ जाता है, और क्या हो जाता है, मेग्लीटिनिड में तुम्हारे पास एग्जाम्पल आ जाता है। यहाँ से देखा जाए तो यानी एग्जाम्पल में क्या हो जाता है, रेपाग्लिडीन आ जाता है और नाइट्रोग्लिडीन आ जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। थियाजाइड में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, रोजिस्टिग यानी रोजिग्लिस्टाजोन हो जाता है, और कपियो ग्लाइटोजोन आ जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में यहाँ से क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमसे कहा क्या है, जी अबाउट इनके बारे में थोड़ा अब लिख देते हैं। ठीक, ये करते क्या, उसके बाद इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन खत्म हो जाएगा आपका। लिखा है सल्फा न्यूराइलिया हो जाएगा, ठीक, यूरिया हो जाएगा यहाँ से। ये करते क्या है, ये सबसे पहले क्या कर देते हैं, ध्यान से सुनिए, ये क्या कर देते हैं, ये जो होते हैं स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन करते हैं, इंसुलिन पैंक्रियाज मार दूँ तमाचा था, इंसुलिन निकाल, वहाँ ग्लूकोज लेवल मेंटेन ना होता, कह रहे भैया नहीं कहा था, तो इंसुलिन लेवल रिलीज करेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा। ऑल द ड्रग्स क्लासी, ठीक है, क्लास सल्फोल, ठीक है, सल्फोनाइड यूरिया एक्ट एज लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। टाइप 2 डायबिटीज, मतलब टाइप 2 डायबिटीज को क्या होती है, इस कैटेगरी की जितनी भी दवा आती हैं हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या कर देती है, कम करती हैं। ठीक है, मेंटेन करती हैं। ठीक है, बिग्नॉइड में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, दे इंक्रीज द इंसुलिन, ठीक है, दे इंक्रीज द इंसुलिन एक्शन। ये इंसुलिन देखो ये निकालेगा, ये कहे काम करना है सर, मार दूँ तमाचा। ठीक है, तो कहेगी सर भैया कर था, ठीक, तो इंसुलिन लेवल को एक्शन को क्या करेगा, इनके काम कराओ। ठीक है, ये होगा। दे डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल इन डायबिटीज पेशेंट, मतलब डायबिटीज पेशेंट में क्या कर देगा, उसे ये क्या कर देगा, रिड्यूस कराएगा, कम कराएगा। दे इनहांस द यूटिलाइज ऑफ ग्लूकोज बाय द मसल एंड तुम्हारे पास सप्रेस डिफ्लेशन ऑफ इंसुलिन, ये क्या करेगा, यूटिलाइजेशन करेगा। बताइए जितना तुम्हारे पास क्या होगा, ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, इंसुलिन उतना ही मेंटेन कराएगा बढ़िया से। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ग्लूकोज को मेंटेन कराना जरूरी है। ठीक है, और क्या लिखा है, मेगालीटिनाइड एनालगस होता है। ठीक है, एनालगस मतलब क्या होता है, उसी के समान होता है। इसमें क्या होता है, दीज एजेंट शो ऑफ द क्विक एंड शॉर्ट एक्टिंग, यानी इंसुलिन रिलीज, ये क्या करेगा, उसको मेंटेन कराएगा, क्विकली तो तुरंत एक्शन करेगा। ठीक है, इट यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग मील टाइम द डेविएशन ऑफ ग्लूकोज, इसलिए कहते हैं देखो ग्लूकोज 2 टाइम ना पवाना चाहिए, एक बार खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द नेटाग्लिडिन
इंक्लूड नो, यानी क्या होता है ये जब ये रिवर्स इफेक्ट करेगा, मतलब प्रतिकूल आ जाएगा तो नोजिया हो जाएगा, डीजिंग चक्कर आ जाएगा, इसे अरे भाई चक्कर आ बताओ, ज्वाइंट पेन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ब्लर दिखाई देगा आपको सारी चीज़ें। थिया, ठीक है, थिया जोली क्या होता है, जोलिडीनाडियोन होता है, इसमें जाता है द डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल विदाउट इंक्रीजिंग द इंसुलिन सिक्रीशन, ये इंसुलिन सिक्रीशन को नहीं करेगा, ऑलरेडी ग्लूकोज मेंटेन करा देगा। ठीक, इंडिकेशन में किसे प्रयोग कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज टू डायबिटीज मेलाइटस में प्रयोग कर सकते हैं। एंटीसाइकोटिक इंड्यूज, यानी वेट किसी का, ठीक है, यानी क्या वेट पेन होता तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, एक पहले करेंगे। इन कंट्राइंडिकेशन किसे आप नहीं दे सकते हैं, डू नॉट प्रिस्क्राइब द हाइपोटेंसिव स्टेट में दे सकते हैं, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम उसे नहीं दे सकते, लीवर किसी को प्रॉब्लम है तो उसे नहीं दे सकते हैं, रीनल प्रॉब्लम है तो उसे भी आप नहीं दे सकते हैं। तो इतनी भी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें आप नहीं दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा, क्या क्वेश्चन पूछा है, एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में आपको दिखा देते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पूछा एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। पार्ट ए आपका पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसमें हम भी देखेंगे। अब लिखा है एंटी मलेरियल ड्रग्स, मलेरिया क्या होती है, ऐसी दवा जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है उसी को एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। कहते नहीं को मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, सुने होंगे टाइफाइड हो गया, तो ये सब डिजीज खतरनाक चीज़ें होती हैं। दो ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज नोन एज एंटी मलेरियल एजेंट या एंटी मलेरियल ड्रग्स लिख सकते हैं। मलेरिया जो ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड एनाफिलीज फीमेल मॉस्क्यूटो, भैया इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि 2023 में ये पूछा गया था भाई, कहा था कि यानी मलेरिया जो होता है किस मॉस्क्यूटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है, वेक्टर की तरह काम करता, तो यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो वेक्टर की तरह काम करता। ठीक, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इसी में 2024 में पूछा गया, इसी पेपर में एमसीक्यू में देखेंगे। कह दिया मलेरिया किससे, प्लाज्मोडियम स्पीसीज से कॉजेज होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम बोवल, प्लाज्मोडियम वीवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई, और भी तुम्हारे पास होते हैं। तो ठीक, इतने हो गए इनके बारे में। नेक्स्ट में इसे कैटेगराइज किस में किया गया, देखिए दो में कैटेगराइज किया गया, ध्यान से सुनिए। लिखा तुम्हारे पास बेस ऑन अफेक्टेड प्लाज्मोडियम स्टेट, मतलब प्लाज्मोडियम जो स्टेट होगा उसे ही अफेक्ट कर देगा, ला बाबू खत्म भगवान। फिर इसमें तुम्हारे पास बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर सेलुलर स्ट्रक्चर उसे ही डिस्टर्ब कर देगा, ला भाई और भयानक बात है तो। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए टिश्यू, ठीक, इसमें तुम्हारे पास टिश्यू साइजोनटीसाइड होते हैं जो तुम्हारे पास टिश्यू को इस यानी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसमें पहले प्रामाक्यूनोन इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ब्लड तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, ब्लड यानी क्या होते हैं, सीजोनोसाइड यानी टीसाइड होते हैं। इसमें क्या होगा, क्लोरोक्यूनिन और क्यूनिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये गैमिट को ही मार देंगे, इसका मतलब प्रामा, ठीक है, यहाँ पर प्राइमा क्यूनोन आ जाता है। स्पोरोज यानी क्या होता है, स्पोरेनिस टी साइड होते जो तुम्हारे पास क्या हो गया, क्लोरोग्यूनाइड की एग्जांपल इसका हो जाएगा यहाँ से। अब तुम्हारे पास बेस आन तुम्हारे पास क्या होगा, क्यूनोलिन डेरिवेटिव में तुम्हारे पास जाता है सिंकोना एनकोलाइड अमीनो ग्लूकोलाइड, यानी क्या होता है क्यूनोलाइड हो जाता है। और 3 यानी 9 अमीनो एक्रिलिक डीन आ जाता है तुम्हारे पास, क्या आ जाता है क्यूना, ठीक है, यहाँ क्यूना क्रीन आ जाता है, एक्रिलीन यानी एकरा क्यूनिन आ जाता है। और इसमें तुम्हारे पास 2,4 डाई अमीनो पिरिमिडीन आ जाता है जो तुम्हारे पास किसके एग्जाम्पल में आ जाता है, लिखा है पैरामेथियमीन आ जाता है। और क्या होगा, बिगोनॉइड जो आता है तुम्हारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से प्रोग्यूआनिल आ जाता है, टेट्रासाइक्लिन इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखा जाए तो यानी इनहिबिट करते हैं फोलिक एसिड सिंथेसिस। लो भैया, मलेरिया जब होगा ना तो आपका फोलिक एसिड सिंथेसिस करेगा, हीमोग्लोबिन कम कराएगा भैया, क्योंकि फोलिक एसिड कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, सांस लेवल कम होगा, आदमी की मर जाएगा। ठीक है, तो इससे एक सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, मगर उसे क्या कर देते हैं, बढ़ाओ दवाई दे इनके तय। ठीक है, और डिस्टर्बिंग द हीमोग्लोबिन पोलराइजेशन, हीमोग्लोबिन पोलराइज होगा तभी तो मल्टीप्लिकेशन होगा भाई, उसे खत्म करेंगे पोलराइजेशन की मदद से। ठीक है, इनहिबिट द ETS साइकिल, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल, इसी के द्वारा आपका ग्लूकोज से ATP का फॉर्मेशन है, उसे ये डिस्टर्ब करेगा भाई, कितना खतरनाक है जी। दे इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, राइबोसोम को डैमेज करेगा, सेल डैमेज हो जाएगा, आदमी डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें हो सकती है। इंडिकेशन आपके सामने ये रखा है, यानी ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है। क्लोरोक्यूनिन यूज टू ऑफ द मेट्रांडाजोल इन अमीबियोसिस, मतलब कभी कभी अमीबियोसिस हो जाता है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है, उसे भी ट्रीट करना है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जी यूज इन द, या लिखा है ग्लैडी, यानी क्या होता है, ग्लैडियासिस होता है, इसमें प्रयोग किया जा सकता है। क्लोरोक्यूनिन यूज टू ऑफ द, लिखा है अर्थमियासिस होता है, इसमें भी प्रयोग की जाती है।
ठीक है। इन रेमेटॉइड अर्थराइटिस में प्रयोग की जाती है। रेमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब हड्डी उड्डी से जब मलेरिया हो बा बड़ी तेज जोड़वड़ में ना तेज दर्द करी तो दिक्कत में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंट्राइंडिकेशन लैक्टेशन तथा प्रेगनेंसी में आप नहीं प्रयोग कर सकते, बोन मैरो सप्रेशन में नहीं प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सीवियर रीनल इम्प्लांट यानी इम्प्लांटमेंट में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। रीनल इम्प्लांट मतलब रीनल अभी इम्प्लांट हुआ, इम्पेयरमेंट में नहीं प्रयोग कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो इतना हो जाएगा पार्ट ए में। अब पार्ट बी में आपको देखा जाए तो यहाँ से आप थोड़ा सा तेजी से चलेंगे क्योंकि 1 घंटा कंप्लीट होने वाला भाई, ठीक है। थोड़ा सा तेजी से नहीं चलेंगे तो ये कंप्लीट भी नहीं होगा। अब इधर देखा जाए तो ये सब आधे घंटे के अंदर है, ये वाला पोर्शन BC वाला पोर्शन हमें खत्म कर देना है भाई, खतरनाक टाइप में, ठीक है। तो इसमें होता क्या देखिए, सबसे पहले लिखा बायो अवेलेबिलिटी होती क्या, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं आपके सामने। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती, इसमें आप फर्स्ट चैप्टर में बायो अवेलेबिलिटी के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है। इसका फिर ऑब्जेक्टिव बताना है, फिर उसके कौन कौन से फैक्टर हैं इफेक्ट करते हैं बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी आप समझते क्या है, जैसे कोई भी खाना खाएं हमारे पेट के अंदर कितना एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड यूज में कितना अवेलेबल प्रेजेंट है, उसी को बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं, बस काम खत्म। अब लिखा द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द यानी डोजेज फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द एनी रूट एज द डिटरमाइंड बाय द कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व इन ब्लड, मतलब ब्लड में कितना अमाउंट में प्रेजेंट है उसे मेंटेन करना। लिस्ट में लिखा और करके मान लेते, ये नहीं आता डिफिनेशन तो नीचे वाला लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ ड्रग्स विच रीच इनटू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, मतलब एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी, मतलब क्या कर देता है, एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कितनी ड्रग्स हैं, कितनी अमाउंट में ड्रग्स प्रेजेंट है, उपलब्ध है, अवेलेबल है, उसी को बायोअवेलेबिलिटी बोली जाती है, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि स्टैंड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को भी ये बढ़ाते हैं। कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी लिखा है फार्मास्यूटिकल फैक्टर हैं, जैसे तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ में कोई ना कोई कारण है, ठीक है। अब देखो यानी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स, अब ड्रग्स हार्ड बना देगा, डिजाल बनाए हो तो कैसी एक्शन परफॉर्म करी, नहीं करी, ठीक है। मैन्युफैक्चर प्रोसेस मान लेते हैं तुम्हारे पास, यानी बहुत सारे मैन्युफैक्चर प्रोसेस होते हैं, हार्ड बना देते हैं, या डबल उसे ना सस्टेन रिलीज लिखा रहता है, एक्शन कितने घंटे में करेगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडिएट, वो भी करेंगे तभी दिक्कत हो जाती है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर मान लेते एज क्या होगा, ठीक है, एज कम है, मान लेते एज किसी पर्सन की, अब बताओ एडल्ट है, डोज देता रहा तो 2 गुनी का, 2 गुनी मतलब क्या हो, जैसे उसे चाहे 600 mg देता रहा 300 mg, तो काम नहीं करी, बायोअवेलेबिलिटी काम नहीं करी, ठीक है। तो दिक्कत है, यानी बॉडी वेट, अब वेट भी अच्छे डॉक्टर होते कहते हैं वेट कितना है, BP कितना है, ये सब मेंटेन कराते हैं, ठीक है। तो बॉडी वेट ज़्यादा रहेगा, आप दवा लो डोज कर देंगे तो भी नहीं काम करेगा। डिजीज कंडीशन बताओ वो खराब टाइप में है, ठीक है, एकदम से ये नहीं लास्ट स्टेज है, आप एकदम से पुल्ली वाली दवाई दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास है ऐसी ड्रग्स वो ले चुका है, एंटीबायोटिक कईयों खा चुका, आप सिंगल डोज दे रहे हैं, अब डबल ट्रिपल एंटीबायोटिक खा चुका है, तब भी दिक्कत हो सकती है। फूड मतलब इसीलिए खाना के बोलते हैं ना कि कौन कौन सा परहेज करना, उस पर भी डिपेंड करता। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दवा किस रूट के थ्रू ले रहे हैं, यदि पेरेंटल लेंगे तो 100% बायोअवेलेबिलिटी है, उसके बाद ओरल है, उसके बाद रेक्टल है, टॉपिकल सबसे कम है, ठीक है। दिखता है ना ये गुरुदेव तू कहाँ का बोलता था, पेरेंटल सबसे ज़्यादा, ओरल उससे कम, फिर उससे कम रेक्टल, सबसे कम तुम्हारे पास क्या होगा टॉपिकल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या तुमसे पूछा है, यहाँ से देखिए ये है, ठीक है। यहाँ लिख दे क्या दे रखा, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होता क्या, देखिए कह दिया 60 नोट ऑन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में आपको लिखना है। तो ये आपके सामने रखा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स को ब्लॉक करने के लिए, उसके प्रति अगेंस्ट प्रयोग करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। इसमें एक केमिकल होता है एसिटाकोलाइन होता है, उसको सबसे मेन काम होता है, ठीक है। इसमें होता क्या, ध्यान से सुनिए, ठीक है। लिखा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर मेडिकेशन दैट ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एसिटाकोलिन होता है, एसिटाकोलिन उसी को ब्लॉक कर देंगे। ए न्यूरो ट्रांसमिशन दैट कंट्रोल इन वॉलेंट्री मसल मूवमेंट इन अदर बॉडी फंक्शन, मतलब ये क्या कहता है, एसिटाकोलाइन जो होती है न्यूरो ट्रांसमिशन में मदद करती है, कोई नर्व एक इम्पल्स से दूसरे इम्पल्स में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ले जाने का काम करती है, उसी को ये ब्लॉक कर देगा। ला भैया जाए अब नहीं देखा थी, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। दीज आर, ठीक है, दीज आर ड्रग्स विच ऑक्यूपाई द एसिटाकोलाइन रिसेप्टर एंड डू नॉट अलाउ द एसिटाकोलाइन बाइंड टू द रिसेप्टर। अब देखिए हम क्या कहते हैं, ये तुम्हारे पास रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर से जब कोई भी ड्रग्स है, जब ये क्या करेगा, कोई भी रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये बाइंड करने ही नहीं पाएगा। जैसे मान लेते ये तुम्हारे पास बाइंड करने वाला है, ये बाइंड ही नहीं करने देगा, डू नॉट, देखो क्या लिखा, डू नॉट अलाउ द बाइंड टू ऑफ द
एसिटाकोलाइन बाइंड टू रिसेप्टर, जब बताओ रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं होगा तो एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसे एंजाइम में भी पढ़े होंगे आप थोड़ा सा। यानी तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो एंटी म्यूकारेनिक एजेंट, दूसरा तुम्हारे पास एंटी न्यूक्लियोटाइनिक एजेंट आता है। इसमें तुम्हारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं एट्रोपिन आ जाते हैं और क्या हो जाते हैं इसको, ठीक है, इसको पोलामीन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा हेक्सामेथियोनियम आ जाते हैं और क्या होगा पेंटोलिनियम आ जाते हैं। और इसमें एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ये इसका एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पर टूबो, ठीक है, टूबोक्यूरानिन आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इंडिकेशन में देख लिया जाए तो कहाँ कहाँ आप प्रयोग कर सकते हैं। किसी पर्सन का डायलेशन आप प्यूपिल हुआ तो वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई पर्सन प्री एनेस्थेटिक स्टेज में, एनेस्थेसिया से पहले वाला स्टेज में आप क्या कर सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का प्रयोग कर सकते हैं। कोई पर्सन हाइपर सलाइवेशन है, ठीक, मतलब सलाइवा ज़्यादा निकल रहा, सोए हैं तो लार निकल रहा ज़्यादा अमाउंट में, उस प्रयोग कर सकते हैं। डायरिया को ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पार्किंसन डिजीज में प्रयोग किया जा सकता है। कंट्रा इंडिकेशन में देखा जाए तो आप किस में प्रयोग कर सकते हैं। इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम, मतलब कैसा कोई अभी छोटा सा बच्चा है डाउन सिंड्रोम से सफरिंग कर रहा है। ठीक, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। पेशेंट विद द हाइपर सेंसिटिव, उसमें सॉरी इसमें नहीं प्रयोग करना डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, पेशेंट विद द हाइपर सेंसिटिव टू वेलाडो, यानी क्या होता है वेलाडोना एल्कोलाइड होता है, वो हाइपर सेंसिटिव, तो उस कैटेगरी में दवा है, उस कैटेगरी के यदि कोई पेशेंट है तो उसमें भी इस प्रयोग नहीं कर सकते। पेशेंट हैव द इंक्रीज यानी आकुलर प्रेशर, इंट्रा आकुलर प्रेशर, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप दिखाइए ये कितना आकुलर इंट्रा आकुलर प्रेशर होता है एमएमएचजी में। इंट्रा आकुलर प्रेशर हमारी आंख डिजीज वाले में दिया गया था, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं आईओपी के नाम से भी जाते हैं, कितना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पीछे भी पूछा गया है। ठीक है, इसके बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखा है जनरल एनेस्थेटिक के बारे में। ठीक है, इसमें कह दिया क्या हमें जनरल एनेस्थेसिया पे क्या कर देना, शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपके सामने जनरल एनेस्थेटिक का ये क्या दे रखा है, जनरल एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया मतलब कहते हैं भैया ये सुन्न कहीं के लगा यार बहुत दर्द कर ला, तो एनेस्थेसिया को क्या बोला जाता है, नॉर्मल भाषा में सुन्न बोला जाता है। तो एनेस्थेसिया होता क्या है, लिखा है एन एनेस्थेटिक इज एजेंट दैट, लिखा प्रोड्यूस ए कंप्लीट या पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब आपको क्या कर जैसे यहाँ पर है ऐसे मरली यदि बहुत दर्द कर दबा हो तो वो सेंस कोई ना कोई लेके जा रहा होगा, तो उसी को क्या कर दिया पार्शियल रूप से या पूरी रूप से क्या कर दिया ब्लॉक कर दी जाती, बंद कर दी जाती है। अब जिस एजेंट से प्रयोग किया जाता है उसी को जनरल एनेस्थेटिक बोला जाता है। एनेस्थेटिया जे रिफर टू द स्टेज ऑफ अनकॉन्शियस, मतलब क्या होता है अनकॉन्शियस स्टेट में, जैसे उस एक पार्सल एरिया में अनकॉन्शियस हो जाएगा, जो भी सेंसेशन रहेगा उसे वो लॉस कर देगा। इसका फीचर देखा जाए तो लॉस ऑफ सेंसेशन को करना, जो स्पेशली पेन को ये कम करता, दर्द को कम करता, उसके बाद कुछ भी काटो पीटो कोई टेंशन नहीं, स्लीप हो जाएगा। एमिनीशिया में भी प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब किसी पर्सन को मान लेते अभी देखो यहाँ चोट लगी ना, मान लेते एक्सीडेंट होके आया, वो खतरनाक टाइप में चोट लग गई, एनेस्थेसिया दे दोगे तो दर्द से खत्म एकदम से, अब तुम उससे टाँका लगाओ, कुछ भी करो, साफ सुफ कुछ भी करो। स्लीपिंग एमिनीशिया लिखा इम्यूबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसका फीचर होना चाहिए। ठीक है, स्टेज 4 स्टेज होते हैं, प्लीज इसे ना आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये एक नंबर में पूछा गया था, हाउ मेनी स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थेटिया। ठीक है, तो इसके 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 में तुम्हारे पास एनाल्जेसिक दर्द को कम करने के लिए होता है। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट होता है। स्टेज ऑफ सर्जिकल जनरल यानी क्या होती है एनेस्थेटिक होती है। स्टेज ऑफ मोडली डिप्रेशन के काम आता है। तो इतने तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे स्टेज के अंतर्गत आते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखा जाए जनरल एनेस्थेसिया का इतना है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक हो जाएगा, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या होगा गैसेस जनरल एनेस्थेटिक हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारे पास लिखा है हेलोथेन आ जाता है, ईथर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आईवी के अंतर्गत देखा जाए तो थियोपेंटेन सोडियम और क्या हो जाएगा डाइजापाम आ जाता है, कीटामीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें केवल एक एग्जाम्पल है जो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में आता है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा देखते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है, कह दिया है गिव इन ब्रीफ अकाउंट फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोलॉजी या बीटा ब्लॉकर। ये बीटा ब्लॉकर अल्फा ब्लॉकर ये सब सुने होंगे। तो ये बीटा ब्लॉकर को हमें क्या करना पड़ेगा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। यहाँ से आपके सामने बीटा ब्लॉकर का एक्सप्लेनेशन यहाँ से हुआ है। ठीक है, तो ये बीटा ब्लॉकर आप हेडिंग डालिएगा, इसका जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं उसी को आप क्या कर देंगे नोट डाउन कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। क्योंकि हमें आधा पेज या सॉरी 1 पेज कम से कम यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा यहाँ से।
ठीक है। तो ये तुम्हारे पास दीज एजेंट एक्ट बाय द इनहिबिटिंग द एडर्नर्जिक रिस्पांस मेडिकेशन बाय द बीटा रिसेप्टर। एक बीटा रिसेप्टर होता है, ये बीटा ब्लॉकर उसी रिसेप्टर को ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। बताइए यदि बीटा ब्लॉकर उस बीटा रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देगा जिसे एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ऑल बीटा ब्लॉकर ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्नोस्टिक होते हैं, उसके अगेंस्ट ये वर्क करते हैं। इसमें तुम्हारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाए तो ये डिक्रीज करते हैं हार्ट रेट को। हार्ट रेट मानते किसी ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन ज़्यादा हो गया तो हार्ट रेट को कम कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। ब्रोंकोडाइलेशन में भी प्रयोग किया जाता है, जो ब्रोंक्यूल होती है उसे डायलेट चौड़ा कर देगी जिससे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जा सके। वसोडाइलेशन मतलब वेसल को भी ये क्या कर देगी, चौड़ा कर देगी, इससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। इंडिकेशन में देखा जाए तो टू ट्रीटमेंट हाइपरटेंसिव, आप हाइपरटेंसिव में आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, यानी एंजाइना पेक्टोरिस में प्रयोग कर सकते हैं, कार्डियक डिजीज में कर सकते हैं, माइग्रेन में भी प्रयोग कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स की कैटेगरी की दवा, ठीक है। उसके बाद कंट्रा इंडिकेशन में देखा जाए तो तुम्हारे पास में नजल कॉन्गोशन मतलब किसी का नाक ऑलरेडी जाम है उसमें प्रयोग करेंगे दिक्कत हो जाएगी। हेडेक किसी पर्सन को है ज़्यादा अमाउंट में तब नहीं प्रयोग करना। डिप्रेशन में कोई तब भी नहीं प्रयोग करना। हेपेटाइटिस मतलब कोई पर्सन लीवर डिजीज है तो उस कंडीशन में नहीं, किडनी डिजीज है तो उस कंडीशन में भी आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं। इसका डोज देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, एटनोलॉल जो होता है 25 से लेकर 100 mg बीडी 2 टाइम प्रयोग किया जाता है। प्रोपनोनॉल जो होता है जो लेकर 80 से लेकर 100 यानी 240 mg बीडी प्रयोग किया जाता है। तो इतनी कैटेगरी की दवा आती है। नेक्स्ट में देख लिया जाए क्या दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया, यहाँ से देख सकते हैं, यानी व्हाट इज CHF क्या होता है, क्लासिफिकेशन इसका बताना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो CHF क्या होता है इसे ध्यान से सुनिए, जिसे हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर बोलते, कहते हैं यार इनका हार्ट अटैक आ गया मर गई ना हो, बोलते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर बोला जाता है, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है देखिए, व्हेन ए हार्ट फेल टू पंप ब्लड इन ए क्वांटिटी सफिशिएंट टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट ए कंडीशन ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। मतलब क्या होती है, जितना हमारे शरीर को ब्लड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उतना हमारा हार्ट फुल्ली क्या कर देता है, ठीक है, पंप नहीं कर पाता है। उसमें पंप करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर बोला जाता है। इसकी 2 कैटेगरी आती है, ड्रग्स विथ द यानी पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। इसका कईयों कैटेगरी मैंने हमें 2 में कैटेगराइज कर दिया इसे इजी, क्योंकि शॉर्ट में पूछा था। ड्रग्स विद द पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, ड्रग्स विदाउट यहाँ पर निगेटिव कर सकते हैं, या ड्रग्स यहाँ पर विथ लिखेंगे तो यहाँ निगेटिव लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद कर सकते हो ड्रग्स विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, डी यानी डिगोजीन आ जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, डीजीटोज यानी टोजीन आ जाते हैं। डोपामीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। थियाजाइड, फुरसामाइड और लोसार्टल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। इंडिकेशन देखा जाए तो आप कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट आप, ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए ट्रीटमेंट आप लो आउटपुट कार्डियक फेलियर में आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आउटपुट सही से ब्लड निकल ही नहीं पा रहा तो इसे क्या कर सकते हैं, ट्रीट करेंगे जिससे ज़्यादा आउटफ्लो दे सके, ठीक है। ट्रीटमेंट आप कार्डियक यानी क्या होता है, एदर्मियाज में इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट में प्रयोग कर सकते हैं। डिक्रीज द पेरीफेरी वास्कुलर रेसिस्टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन, कोई पर्सन मतलब किसे नहीं प्रयोग कर सकते, कोई पर्सन किसी ड्रग्स के प्रति हाइपर सेंसिटिव है तो उसे नहीं प्रयोग कर सकते। प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, पीडियाट्रिक कंडीशन में भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इतनी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, नहीं प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, एडवर्स इफेक्ट एंड कंट्राइंडिकेशन ऑफ हिपेरिन के बारे में बताना। हिपेरिन क्या होता है इसे ध्यान से सुनिए, यहाँ से दे रखा है हिपेरिन क्या होता है। तुम कभी सोचे हो कि हमें चोट लगती है तो हमारे शरीर के बाहर ब्लड थक्का बना लेता, मगर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता बट थक्का नहीं बनाता। तो वो करने का काम जिम्मेदारी किसकी, हिपेरिन की दी जाती है। तो हिपेरिन इज अ सब्सटेंस दैट प्रिवेंट या ब्रेक अप द ब्लड क्लॉट, मतलब शरीर के अंदर जो ब्लड क्लॉट होता है उसे ब्रेक डाउन करता है। टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट इज आल्सो नोन एज ब्लड थिनर, ये ब्लड को क्या कर देते हैं, पतला करने का काम करते हैं। हिपेरिन इज आल्सो कॉल्ड एंटीकोगुलेंट बोला जाता है। ये क्या कर देते हैं, जो भी कोगुलेशन हो रहा है उसे कम करने के लिए, कोगुलेशन को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। हिपेरिन इज ए स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेशन एजेंट विच इज नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ हिपेरिन का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, इट शो एलर्जी रिएक्शन विथ फीवर, और क्या होता है, ठीक है, कार्टिकार्निया होता है, एनाफाइलाइटिस ये शॉक होता है, ठीक है, इसमें इसका इफेक्ट होता है। और क्या हो जाता है हमारे पास,
थ्रम्बो, ठीक है, थ्रम्बोसाइटोपिनिया में आकर तुम्हारे पास 0 यानी 2 से लेकर 5% पेशेंट में ये होता है। हीमोराइजा तुम्हारे पास क्या होती है, जीआईटी और यूरिनरी ट्रैक में क्या हो जाती है, हीमोराइजा यानी ठीक है, यानी क्या होता है, हीमोराइजस कर देती है, ठीक है। इफ हिपेरिन यूज टू ऑफ द 6 मंथ, कोई पर्सन बहुत लंबे समय तक क्या कर रहा है, 6 महीने से साल भर से आपके हिपेरिन का दवा प्रयोग कर सकता है, तो उसका क्या होगा, हेयर लॉस हो जाएगा और क्या होगा, एस्ट्रोपोराइसिस यानी उसकी हड्डियां भंगूर हो जाएगी, मारे के बाद हड्डियां टूट जाएगी, ठीक है, ये हो सकती है। कंट्राइंडिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, किस पर्सन को, कोई पर्सन का जो प्लेटलेट लो है उसमें नहीं प्रयोग करना, लीवर डिजीज में नहीं करना, किडनी में नहीं करना, और लिखा पोस्ट ऑपरेटिव आईवी, मतलब किसी पर्सन को ऑपरेशन करने जा रहे हैं उस कंडीशन में भी नहीं प्रयोग कर सकते, नहीं तो ऑलरेडी ब्लड पतला हो जाएगा तो बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या पूछा, इसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। यहाँ से ले रखा एस्पेक्टोरेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देना है। एस्पेक्टोरेंट क्या होता है, यहाँ से दिखा देना है। एस्पेक्टोरेंट ये क्या होता है, सुनिए। एस्पेक्टोरेंट एक ऐसी दवा होती है जो हमारे ये गला वाला रीजन नहीं होता जो लंग्स से रिलेटेड होता है, उसमें क्या कर देती है, बहुत सारा म्यूकस भर देती है, ठीक है, ठीक म्यूकस बन जाएगी और यूजुअली तुम्हारे पास क्या होगा, रिस्पायरेटरी डिफिकल्ट, मतलब सांस लेने में आपको डिफिकल्टी हो जाएगी, तो उसी को सही करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसे एस्पेक्टोरेंट बोला जाता है। 2 ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट हेल्प क्लियर म्यूकस फ्रॉम आवर एयरवे, उसी को ट्रीट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एस्पेक्टोरेंट बोलते हैं। ये 2 कैटेगराइज किया गया, बेस ऑन एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बेस ऑन एक्शन में देखा जाए तो डायरेक्ट एक्टिंग में क्या हो जाता है, टूलू बुलासम आता है, वसाका आता है, ठीक है। और इसमें तुम्हारे पास रिफ्लेक्स एक्टिंग में तुम्हारे पास क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड आता है, म्यूकोलाइट में तुम्हारे पास एमरोक्सोल आता है, तुम्हारे पास क्या होता है, ब्रोमोहेक्सिन आ जाता है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। सेडेटिव तुम्हारे पास एक्सपेक्टोरेंट में तुम्हारे पास पोटेशियम टारटेरेट आता है और अमोनियम क्लोराइड आता है, और क्या आता है, स्टिमुलेट एक्सपेक्टोरेंट में लेमन आता है, एनीज आता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ से इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन भाई आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली, ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, व्हाट इज लग्जेटिव एंड परगेटिव डीप, यानी क्या पूछा है, राइट अबाउट लग्जेटिव एंड परगेटिव क्या होता है, आपके सामने दे रखा लग्जेटिव एंड परगेटिव। लग्जेटिव क्या होते हैं, 2 सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन कब्ज की प्रॉब्लम हो गई है तो उसे ट्रीट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया है तो उसे लग्जेटिव बोला जाता है, ठीक है। दे इंड्यूस बॉवल मूवमेंट और लूजन द स्टूल, मतलब ये बॉवल मूवमेंट को इंक्रीज करा देंगे, जो भी तुम्हारे पास स्टूल है वो क्या हो जाएगा, नरम सॉफ्ट हो जाएगा, जो शरीर से इजीली बाहर निकल जाएगा। लग्जेटिव तुम्हारे पास क्या होते हैं, माइल्डर एक्शन काम करते हैं, ठीक है, और तुम्हारे पास ये स्टूल को सॉफ्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं स्टूल को, बट लग्जेटिव तुम्हारे पास, ठीक है, इससे यहाँ परगेटिव लिखना चाहिए था जी, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्शन सफरिंग फ्रॉम द, ये स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ परगेटिव काट के लिख देना, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, परगेटिव हो जाएगा, कभी कभी हो जाता भाई, ठीक है, ये हो जाएगा। लग्जेटिव तुम्हारे पास लो डोज में दी जाती, बट जब लग्जेटिव को हाई डोज में दी जाती तो परगेटिव बन के तैयार हो जाता है। मोस्टली देखा जाए तो एक ही चीज़ होती है, मगर थोड़ा हाई और लो डोज का केवल डिफरेंस होता है। इसे क्लासिफिकेशन किया गया है इतने में, लिखा बल्ब फार्मिंग स्टोल सॉफ्टनेस होता है, स्टिमुलेट परगेटिव होता है, ऑस्मोटिक परगेटिव होता है, इससे एग्जाम्पल हो जाएंगे। इंडिकेशन में तुम्हारे पास और कंट्रा इंडिकेशन में यहाँ से दे रखा, जो आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखा जाए तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, ठीक है, हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। हाई सेलिंग डायूरेटिक क्या होता है, यहाँ से देखिए क्या होता है, डायूरेटिक के बारे में यहाँ से दे रखा है, ठीक है। इसका अलग अलग सेपरेट हम वीडियो बना रख देंगे, ठीक है, उसे भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है दे एक्ट एंड द असेंडिंग लूप होती, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको डायग्राम के जरिए बता देते हैं, टाइम नहीं है फिर भी क्या किया जाए, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे पास क्या होगा, ये लूप ऑफ हेनले हो जाएगा, ऐसे करके ये पीसीटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये तुम्हारे पास यहाँ से ये तुम्हारे पास डीसीटी वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डीसीटी वाला पोर्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, ये डीसीटी वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये लूप ऑफ हेनले, ये तुम्हारे पास क्या होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, इसी कंडीशन में वो काम करता है, लूप ऑफ हेनले। देयरफॉर तुम्हारे पास यानी क्या होता है, आल्सो उन्होंने लूप डायूरेटिक, इसी को लूप डायूरेटिक बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले कर देते हैं, ठीक है, इससे कहा जाता है।
लूप डायूरेटिक आल्सो नोन एज हाई सेलिंग डायूरेटिक, मतलब इसी को यहाँ पर इसे असेंडिंग बोला जाता है, इसे डिसेंडिंग बोला जाता है, ठीक है। ये होता है मोस्ट कॉमनली यूज लूप डायूरेटिक इन फुरसमाइड, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने दवा में से एक है, ठीक है। इंडिकेशन में तुम्हारे पास देखा जाए तो यहाँ से दे रखा है, इतना इंडिकेशन यहाँ से दे रखा है, ठीक है। यानी हाइपर कैलेमिया में देख सकते हैं, अब क्या क्या होता है यहाँ से पढ़ते जाइए। हाइपर कैल्सीमिया में, ठीक है, दे सकते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर में दे सकते हैं, अल्फेक्टरी ऑडिमिया में दे सकते हैं, और तुम्हारे पास एक्यूट पल्मोनरी, ठीक, एडिमा होता है, उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। एडिमा क्या होता है, जब सोडियम रिस्ट्रिक्शन होता है तो उसमें एडिमा का दिक्कत होती है, ठीक है। परजेंस आप यानी क्या होता है, कंट्रा इंडिकेशन, अब यानी एन्यूरिया मतलब पेशाब ही नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में आपको नहीं देना। हाई सेंसिटिव आप कंपाउंड में नहीं देना। एलर्जी आप सल्फा ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं, उसे भी नहीं देना है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट पे तुमसे कह दिया कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेनिसिलिन के बारे में दे रखा है यहाँ से, ठीक है। आपके सामने कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में यहाँ से दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करें, देखिए, क्योंकि हमसे पूछा है, क्या लिख रखा है, फार्माकोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता क्या है, यहाँ से देख सकते हैं। इसका फार्माकोलॉजिकल रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, पैथोलॉजिकल रोल ऑफ क्लिनिकल, यहाँ से आप देख सकते हैं, इतना दे रखा है। फिर तुम्हारे पास क्या बोल दिया है, किसके बारे में आ जाते हैं, इंसुलिन के बारे में। एक क्वेश्चन और पूछ दिया हमारे पास, क्या होता है पेनिसिलिन, क्या होता है, इसके बारे में यहाँ से बता देते हैं, ठीक है। तो ये पेनिसिलिन के बारे में आपको देखिए यहाँ से, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक होती है जो 1941 में खोज हुई थी, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये पेनिसिलियम नोटाटा में तरह की फंजाई उससे प्राप्त की गई थी, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन यहाँ से देखिए, कैटेगराइज हमने कर दिया है। उसके बाद इंडिकेशन आपको सामने यहाँ से दिखा देते हैं, आपका पेज 1 हो जाएगा। कंट्रा इंडिकेशन यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, कंट्रा इंडिकेशन आप पेनिसिलिन यहाँ से दे रखा है, ठीक है। आप यदि नोट मंगाएंगे तो उसमें सब कुछ एकदम डिटेल में रहने वाला है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यस पे आप नोट आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर इसके बाद तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। इसे हम पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको दिखा देते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अपना काम हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है, हाफ लाइफ इसमें पूछा। तो फार्माकोडायनेमिक्स में किसी क्या होता है, हमने पेंसिल से देखो लिख रखा, फार्माकोडायनेमिक्स इज ए स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन देयर एक्शन आर्ट आर्गन, मतलब कोई ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर किस आर्गन पे, किस लेवल पे जाके एक्शन परफॉर्म करती है, उसी को फार्माकोडायनेमिक्स बोला जाता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या होता है। तो हाफ लाइफ क्या होता है, लिखा द टाइम टेकन फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू फॉल, ठीक है, टू फॉल टू हाफ इट द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो यानी फार्मास्यूटिकल वो कितना टाइम लेगी अपने, तुम्हारे पास क्या होता है, हाफ एक्शन परफॉर्म करने में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर डिफिनेशन दी गया। तीसरा नंबर हमसे क्या पूछा है, कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, 1-2 एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एमिलोडिपिन आ जाता है, और क्या होता है डिल्टी जैम आ जाता है, और क्या हो जाता है वेराम प्रीम आ जाता है। एक लिखेंगे तब भी चलेगा, मगर हमने 4-5 लिख दिया, आपको जैसा समझ में आए, ठीक है। फिर क्या दे रखा, 5वां नंबर कर रखा, 2 ऐसी ड्रग्स बताना जो एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स कैटेगरी के अंतर्गत आती है, एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स के अंतर्गत आती है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एटेनोलॉल आ जाएगा, और क्या होगा, लिखा है लोबेटालॉल, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। 5वां नंबर हमसे क्या पूछ दिया है, यहाँ से 5वां नंबर कोई ऐसे ड्रग्स का नाम बताना है जो ग्लाइकोमा में प्रयोग किया जाता है। ग्लाइकोमा एक ऐसी डिजीज का नाम है जो हमारी आंखों से रिलेटेड होता है। ग्लाइकोमा में टीमोलॉल, एटेनोलॉल और क्या होता है बिसोप्रोलॉल प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या बताया है, ठीक है, यहाँ से देखिए पूछा गया है स्टेज ऑफ एनेस्थेसिक, एनेस्थीसिया के कितने स्टेज होते हैं। तो टोटल 4 स्टेज होते हैं। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट होता है, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया होती है, स्टेज ऑफ मेडुलरी डिप्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा 7वां क्वेश्चन तुम्हारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइनल ड्रग्स एट द लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे हमारे पास क्या प्रयोग किया जाता है, लिडोकैन प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में क्वेश्चन यानी सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द हिमेटेनिक यानी हिमेटेनिक्स, हिमेटेनिक्स क्या होता है, ऐसे एजेंट जो हमारे ब्लड में आयरन लेवल को मेंटेन करता है उसे हिमेटेनिक्स बोलते हैं। तो आयरन लेवल को उससे यहाँ पर आयरन लेवल तो करता है एक्सेप्ट, मतलब इसमें
अपवाद बताना है। आयरन करता है, फोलिक एसिड करता है, विटामिन B12 करता है, आयरन, सीरम, एल्बुमिन ये नहीं करता, तो इस पे टिक मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया, दो कंट्रा इंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट, मतलब कोई दो कंट्रा इंडिकेशन बताना है 9वां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दो इंट्रा इंडिकेशन बताना एंटी प्लेटलेट के। अभी एंटी प्लेटलेट पढ़े, वहीं से उठा के आपको दो कंट्रा इंडिकेशन उठा के लिख देना। मीडियाट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। मीडियाट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, सिंपल सा मीडियाट्रिक एज ए कंडीशन डायलेशन ऑफ प्यूपिली फॉर एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, मीडियाट्रिक इज ए ग्रुप ऑफ द ड्रग्स डेट आर यूज टू डायलेशन ऑफ प्यूपिल। प्लीज ये वाला टर्मोलॉजी आप लिखिएगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ आई को देखने के लिए प्रयोग की जाती है। फिर तुमसे क्या पूछ दिया है, बल्क लैक्सेटिव आर यूज इन तुम्हारे पास और पूछा थी, एग्जाम्पल ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट। म्यूकोलाइटिक ऐसा एजेंट होता है जो बलगम को कहीं काटने का काम करता है। इसमें क्या हो जाता है, ब्रोहेक्जीन आ जाता है, एमरोक्सोल आ जाता है, कॉर्टिकोसिस्टीन आ जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। और यहाँ पर 12 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, ट्रीटमेंट तुम्हारे पास बल्क लैक्सेटिव यूज ट्रीटमेंट ऑफ लैक्सेटिव तुम्हारे पास किसके लिए, बल्क लैक्सेटिव किसी पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन हो, कब्ज बना हो तो उससे ट्रीट के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, फिर तुमसे क्या दे रखा है यहाँ से, ऐसी कौन सी दवा है जो तुम्हारे पास सल्फा यूरिया डेरिवेटिव होती है। अभी जब आपको कैटेगरी बताया गया था तो उसमें बोले थे, ये प्लीज याद रखिएगा, तो उसमें ये वाला बताए थे, टिया लिखा है टलब्यूटामाल होता है। ठीक है, टल यानी क्या होता है, टलब्यूटामाइड होता है। तो इसका में क्या कर देंगे, आपको 13वें नंबर का डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल रिस्पांस यानी डज नॉट इंक्लूड, मतलब ट्रिपल एक्शन में इसमें प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसमें व्हील हो जाएगा, WHE व्हील नहीं प्रयोग किया जा सकता। दो एग्जाम्पल बताना किसका, एंटीवायरल ड्रग्स का। दो एग्जाम्पल एंटीवायरल ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसाइक्लोवीर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लिखा है तुम्हारे पास यहाँ से एसाइक्लोवीर हो जाएगा, और पे होगा पेंसिक्लोवीर हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, फिर तुमसे क्या पूछा है, बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है। बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट इट यानी इज एबिलिटी टू किल जरूर लिखना। ऐसे चीज जो क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया, हाँ दिख नहीं रहा, ए बैक्टीरियल इफेक्ट इज एबिलिटी टू किल बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है तो उसे बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। एक बैक्टीरियोस्टैटिस होता है जो उसके मैकेनिज्म को कम करता है। ठीक है, फिर तुमसे क्या कह दिया है, लिखा है यहाँ से सल्फाएमाइड आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू, किसके सिमिलर होता है, ये देखा जाए तो क्या होता है, यानी पाबा के होता है। पाबा क्या होता है, देखिए यहाँ से क्या होता है, पाबा, पी से क्या हो जाता है, पैरा, यानी ए से अमीनो, बी से बेंजीन एसिड हो जाता है। इसके स्ट्रक्चर के क्या होता है, वो सिमिलर होता है, तो इससे आपको वहाँ से मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा, एग्जाम्पल ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल बताना है। जेंटामाइसिन हो जाता है, एमिकासिन हो जाता है, नियोमाइसिन हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ED50 क्या होता है, इसके ध्यान से सुनिए। ED50 थोड़ा सा इसे हम छोटा कर देते जिससे आपको दिखे। ED50 इज द अमाउंट ऑफ केमिकल ड्रग्स, केमिकल हो गया या कोई ड्रग्स हो गया, डेट कॉज द एब्जॉर्बेशन, यानी क्या लिखा है, एब्जॉर्बेबल इन 50% ऑफ द टेस्ट पॉपुलेशन। मतलब क्या कर देते, कोई पॉपुलेशन है उसमें कितनी अमाउंट में एब्जॉर्ब हुआ, उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हुआ 50%, इसी को ED50 बोला जाता है। नेक्स्ट में तुमसे क्या पूछा, एग्जाम्पल ऑफ एंटी एडेमिक ड्रग्स के बारे में बताना है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है, क्यूनिडीन आ जाता है, और क्या हो जाता है, प्रोपेफेनॉन आ जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, इसमें कोई दो एग्जाम्पल बताना, हमने 3-4 लिख दिया, यानी मैगजीलिटीन आ जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल हमने इंग्लिश वर्जन पूरा डिटेल में कवर कर लिया है, और ये टोटल देखा जाए तो लगभग 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।